Assalamu alaikum. Very good morning Good to morning. all of you. Welcome to Rise and Shine only on 365 News. Good morning everyone. 9 से 11 लाइव यहाँ मैं नादिया खान और जोहेब और जोहेब हसन आपके सामने होते हैं। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? शो को बहुत पसंद कर रहे हैं। आज जुम्मा है और जुम्मे को ज़्यादा खुशी मुझे होती है क्योंकि 2 दिन छुट्टी होती है और फिर मंडे को दोबारा आना होता है काम पे। आपको होती है या नहीं होती खुशी? मुझे शदीद खुशी होती है। मुझे इतनी खुशी होती है कि जुम्मे को, अच्छा लोगों को मंडे डिफिकल्ट लगता है, मुझे जुम्मा थोड़ा सा जुम्मा डिफिकल्ट लगता है? उठते हुए क्या रे कैसे उठेंगे। अच्छा, जुम्मे को मोटिवेशन मुझे आ जाती है कि चलो आज तो उठ जाना है ना, फिर तो 2 दिन है। और वो कहते हैं ना थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। हाँ, तो वो है। जो 2 दिन का जो आपको ब्रेक है वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन बात है कि उन 2 दिनों में अक्सर घरों में देखा जाता है कि क्या होता है, लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, फड्डे होते हैं और इंतजार होता है कि भाई ये 2 दिन आएंगे तो सबकी शिकायतें लगानी है, बच्चों को भी मार पड़वानी है। ये क्यों? ऐसे ना करें। ये जो आपके 2 दिन वीकेंड के आते हैं इसमें अच्छी मेमोरीज बनाएं। बेस्ट परफॉर्मेंस पे होना चाहिए बड़ों को, बच्चों के लिए। अम्मियाँ जो है ना वो बच्चों की शिकायतें रखती हैं और वो सैटरडे संडे जो है ना वो अपने हस्बैंड को सारी शिकायतें लगानी। वो भी तंग आ जाता है बेचारा कि भाई छोड़ो यार। बहुत दफा ऐसे हुआ तो फिर क्या होता है कि बड़े फिर कोई बहाना बना देते हैं कि घर से बाहर हैं। तो ऐसे ना करें। आपका लुक फॉरवर्ड तभी फैमिली करेगी व्हेन दे नो कि सैटरडे संडे को घर में बड़ा प्लेजेंट माहौल होता है, अच्छे खाने बनते हैं, आज मिलना जुलना होता है। अगर कोई बात बने भी तो भी उसको पी जाए, इग्नोर करें क्योंकि ये मेमोरीज। अच्छा मैं एक और बात बताऊं, इसको भी मैं लिंक कर रही हूँ। मैंने एक वीडियो देखी जिसमें एक शख्स इतना मार रहा है बुरी तरह अपनी बीवी को और उसके हाथ में एक छोटी बच्ची है और वो मारे जा रहा है, वो बच्ची गिर गई फिर भी वो मारता रहा। तो ये और जवान लड़का, जवान बीवी, ऐसा क्या आपकी मतलब घर में टेंशन थी कि आप मारे जा रहे हैं एक औरत को, बच्चे का भी लिहाज नहीं करे और एक बच्ची पीछे खड़े होकर रो रही है। और बच्चे किस ट्रॉमा का शिकार होते हैं देखें, पूरी जिंदगी ये ट्रॉमा उनके साथ रहता है। और मैंने एक वीडियो और भी देखी, नादी आपने भी देखी होगी, कि वो कोर्ट में एक केस था तो एक छोटा बच्चा और वो तलाक का कुछ मामला था। अच्छा। तो बच्चे की अटैचमेंट अपने फादर के साथ थी। इतना कोई वो चीख के रो रहा था अपने फादर के लिए। वो उस वक्त लग रहा था कि स्प्लिट फैमिलीज जो हैं कितना सफर करती हैं, कितना बच्चे उनके सफर कर रहे होते हैं। फिर वो खैर भागता हुआ गया, अपने फादर से गले मिला, लेकिन मामला तो हो चुका था ना, डैमेज हैज बीन डन वाली बात। बिल्कुल। सबसे दर्दनाक जो प्लेसेस है ना जहाँ कभी आप जाएं और आपको कदर आए अपनी फैमिली की, एक तो ट्रॉमा जो सेंटर्स होते हैं जहाँ हॉस्पिटल में आते हैं एक्सीडेंट्स के बाद लोग, वो, और फिर उसके बाद ये फैमिली कोर्ट्स। ये बिल्कुल कि जो लॉयर्स भी हैं रो रहे होते हैं कि ऐसा देखने को ऐसे आपको मनाजर मिलते हैं। अल्लाह खैर करे, अपनी फैमिलीज की कदर करें, बच्चों का ख्याल करें और अच्छी मेमोरीज बनाएं एक दूसरे के साथ। बिल्कुल ऐसे ही। और हम अपने शो पर भी ये बात करते रहते हैं। अच्छा खैर, आज के शो में क्या होने जा रहा है हम बताएंगे आपको। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट से मुताल्लिक बात होगी और उसमें तालिबान के बारे में बताया गया है कि तालिबान इस ज़ाहिर न सिर्फ खित्ते के लिए बल्कि इस दुनिया के लिए एक खतरा है, क्योंकि वहाँ पर स्प्लिंटर्स भी हैं, वहाँ ऐसे ग्रुप्स भी हैं दाइश खुरासान जैसे, जिनकी जो खुद यानी तालिबान के एंटी हैं। तो एक मसला नहीं है, ये डबल जेपर्डी है कि तालिबान भी है, दाइश खुरासान भी, और दीगर स्प्लिंटर्स भी हैं जो उनके कहने में नहीं है। और ये हम नहीं सिर्फ कह रहे हैं, अभी यूएन कह रही है, बिल्कुल दुनिया कह रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये जनाब इस पर हमने बात करनी है। और जनाब हम बात करेंगे पाकिस्तानी कुछ डिपोर्ट भी हुए हैं, ऑफलोड भी हुए हैं, मुख्तलिफ मुल्क जाते हुए मुख्तलिफ मुल्कों से निकाले भी गए हैं और बड़ी तादाद है। क्योंकि मसला ये था कि जी वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस क्यों लग रही हैं। आम लोग जो जाना चाहते हैं ऐसे मिडिल ईस्टर्न जीसीसी कंट्रीज़ में, क्या चक्कर है कि क्यों आम बंदे को मसला हो रहा है वीज़ा का? तो वजह ये है जी, ये हजरात आपके सामने जो किसी ना किसी तरह फेक डॉक्यूमेंट्स लाखों रुपए दे के वीज़ा लेके पहुंच जाते हैं इन कंट्रीज़ में और वहाँ जाके पाकिस्तान का नाम जो है बदनाम करते हैं, भीख मांगते हैं, और जो कि वहाँ बैंड है, इट्स एन ऑफेंस, इट्स अ क्राइम, लेकिन फिर भी आप पहुंच जाते हैं। लाखों रुपए खर्चा कौन इनके पीछे लगा रहा है? 51,000 लोगों को ऑफलोड किया गया है। तो अब ये कि मुझे बड़ी अच्छी बात है कि हमारी गवर्नमेंट ने सख्ती की है कि ना ये वहां पहुंचे, ना हमारे मुल्क का जो है नाम खराब हो, फिर ये अपने जो भी लीगल तरीकों से पहुंचने की कोशिश करते हैं। वीजा पॉलिसी को देखिए, वीजा पॉलिसी को आपने स्ट्रिक्ट ऐसे बनाना है कि जो लोग जाना क्वालिफाई करते हैं उनको तो आप रोक रहे हैं, टाइट स्क्रूटनी है, उनके वीजा कैंसिल हो रहे हैं और इस तरह के लोग जा रहे हैं। 51,000 लोग ऑफलोड किया, बड़ी तादाद है। अच्छा इसकी हमने बात करें वहां जाके, तो ये एक बड़ी जरूरत है कि इस वक्त सख्ती की जाए कि ये जो बेगर्स और भिखारी हैं ये जो है किसी और बिल्कुल ऐसे। अच्छा फिर हम बात करेंगे, चेयरमैन आबाद हमारे साथ थे कल के शो में और वो भत्ते की पर्चियां और इससे मुताल्लिक वो बड़े शिकवे शिकायत कर रहे थे। वजीर आला ने खैर वफ्द से मुलाकात की और उन्होंने नोटिस भी लिया, उन्होंने यकीन दहानी भी कराई और उन्होंने एक शिकवा भी किया। उन्होंने कहा देखें मीडिया पे आने से बेहतर ये है कि आप हमसे बात करें और आपके तहफ़्फ़ुज़ात हम दूर करेंगे। क्यों नहीं करेंगे?
ज़ाहिर है हमारी तो प्रायोरिटी में है, तो इसकी हमने बात करनी है। लेकिन ये भूलना नहीं चाहिए कि उन्होंने 1 महीने का टाइम दिया है कि जिसमें कहा है उन्होंने कि भाई हमारे लेकिन अब लग रहा है कि मसले को मामला हल करें। हल हो जाएगा क्योंकि वज़ीर आला से उनके बाबा इंशाल्लाह। अच्छा जी, फिर जनाब H3N2 वायरस इन लंदन, बहुत ज़्यादा हम ये देख रहे थे कि दुनिया में फैल रहा है और लंदन में सूरत हाल ये है कि NHS उनका सिस्टम है नेशनल हेल्थ का, वो भी बैठता जा रहा है। ऑलरेडी ज़ाहिर है बैठा हुआ है, वो सिस्टम बिल्कुल ठीक तरह काम नहीं कर रहा है, लेकिन अब ये वायरस आ गया तो मजीद ज़्यादा अस्पतालों में। सोचो इतने लोग इतनी सिवियर पेन में जाएंगे जिनको शायद इमीडिएटली सर्जरी चाहिए भी हो कि जल्द हो जाए, उसमें महीनों की वेटिंग, 6 महीने साल के बाद आपका चेकअप आता है, तो वो शख्स तो तड़पता रहता है। तो वहाँ बेशक कह सकते हैं आपके जी कि जी आपकी फ्री इलाज है, बट वो इलाज हो नहीं हो नहीं पाता, वो सिस्टम ही खराब हो गया। वो लंदन नहीं है जो आप समझ, जो आपके ख्वाबों में है या आपके जहनों में। अच्छा जी, फिर हम कौन है हमारे साथ? हमारे साथ रैम्बो जॉन रैम्बो। My name is Rambo I'm so fond of him. Cockroach killer. मुझे इतना पसंद है, इतनी मेमोरीज है मेरी। सामने की बात है जब इन लोग ये और साहिबा ने फिल्म्स में काम किया, डेब्यू हुआ इनका। गेस्ट हाउस भी हमारे पिंडी इस्लामाबाद की बात है, हम बड़ी शूटिंग्स देखते थे, वहाँ एक एपिसोड मुझे रटा हुआ है। एंड देन ही मेट साहिबा, और मैं उन शुरू के लोगों में जिसने बताया, जिसने मुझे आके बताया मैं कैसे रिश्ता लेके जाऊं, ईशो नहीं मान रही, क्या करूं नादिया। इतनी प्यारी इनकी जोड़ी माशाल्लाह, और मुझे इतनी बातें इनकी याद रह जाती हैं। हाँ, सामने मैं शादी पे थी, आसानी से नहीं हो गया। मैं तो शादी पे थी दोनों की। ठीक है, हाँ जी, शादी पे भी थी। एक तरफ यहाँ इनकी शादी हो रही है रैम्बो की, दूसरे हॉल में शादी हो रही है मोहम्मद राना की मेहनाज से। माशाल्लाह, क्या वो डेज थे। ठीक है, तो ये आज हमारे शो पे एक्सक्लूसिव याद है दोबारा हम जी, नया ड्रामा चल रहा है, मियां बीवी दोनों एक ड्रामे में आ रहे हैं जिसका नाम है क्या, कौन सा है, मफाद परस्त। अच्छा, आजकल ऐसे कुछ ड्रामे आ रहे हैं, शरपसंद, मफाद परस्त, फला पसंद परस्त, झूठी मिलते जुलते हैं। एक ड्रामा है चल झूठी, लेकिन बड़े मसालेदार मजेदार ड्रामा है, देख लूंगी मम्मी। हाँ बेटा, अमीर असामी फसाओ, ये वाला ड्रामा जो आपको बहुत पसंद है। ठीक है, तो ये हमने बात कर दी आज के शो में, लेकिन सबसे पहले हमारी टॉप स्टोरी और बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी। सलामती काउंसिल की रिपोर्ट में दहशतगर्द ग्रोहों का अफगान सरजमीन को सरहद पार हमलों के लिए इस्तेमाल न करने का जो अफगान तालिबान का दावा था उसको मुस्तरद कर दिया गया। रिपोर्ट में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की तज्ज़ियाती मुआवनत और पाबंदियाँ मॉनिटरिंग टीम की 16वीं रिपोर्ट में इस दावे को गैर मोतबर करार दिया गया है। और बार बार हमारे टॉक्स हो रहे थे अफगानिस्तान के साथ, तो अफगानिस्तान ये कह रहा था कि नहीं, हमने तो हम इन्वॉल्व नहीं है, तो इस अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में इसको डिनाई कर दिया गया। इसके साथ साथ बहुत सी पेशरफ्त हुई है। नेशनल इंटरेस्ट अमरीकी जरीदा है, उसकी भी रिपोर्ट आई है, और उससे मुतालिक उन्होंने कहा कि भाई साउदर्न और वेस्टर्न जो ये सारे इलाके हैं, इनमें तालिबान मुमकिन तौर पर कोई बड़ी यानी कार्रवाई हो सकती है और अनरेस्ट उनकी वजह से हो सकता है। फिर पाकिस्तान में भी दाइश खुरासान के एक दहशतगर्द है, उनके तर्जुमान है, उनको पकड़ा पाकिस्तानी फोर्सेस ने। हाँ, ये बड़ी जबरदस्त बात। तो ये बिल्कुल ये सारी पेशरफ्त हुई है। हमें ज्वाइन किया सैयद मोहम्मद अली साहब ने, सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं और हमारे शो पर आप उनको देखते ही रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं सुन रहा था नादिया की पुरानी मेमोरीज, पुराने इस्लामाबाद और पुराने तो आई होप के इंशाल्लाह हालात और बेहतर हो जाएंगे और हमारा मुल्क इसी तरह ना सिर्फ तरक्की भी करेगा और मजीद हम इस्तेहकाम की तरफ जाएंगे और हम उसी तरह चीज़ों को एंजॉय किया करेंगे जैसे पहले किया करते थे। जी, अच्छा, मुझे ये बताएं सर कि ये तालिबान के 20 से ज़ायद यानी इलाकाई और इंटरनेशनल जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उसके साथ ताल्लुकात, ये खबर क्या, और फिर दाइश खुरासान का जो मामला भी एकदम से खबरों में आ गया है, पाकिस्तान में भी कार्रवाइयाँ हुई हैं, बहुत से जरीदे भी ये बात कर रहे हैं, ज़रा इस पर तज्जिया दीजिए अपना। देखिए, दो पहलू हैं। अभी जिस तरह हम बात कर रहे थे पुराने इस्लामाबाद की, तो मैं समझता हूँ जो हमारा अज़ली दुश्मन है ना, मशरकी हमसाया, वो हमारे अमन और खुशियों का ही और तरक्की का दुश्मन है, और उसके लिए बदकिस्मती से वो अफगानिस्तान को मेन बेस के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है। और उसकी वजह ये है कि आपने देखा मई में जिस तरह बुनियानुल मरसूस में हमने उनको इबरतनाक शिकस्त दी, तो उनकी लीडरशिप और फौजी क़यादत को भी अंदाजा हो गया है कि अब वो हमारे साथ बराह रास्त रवायती जंग में तो पंजाबाई कर नहीं सकते, तो उन्होंने दहशतगर्दी को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और उनकी सपोर्ट और स्पॉन्सरशिप बहुत बढ़ा दी है। तो अब ये जो अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये तमाम तर पाकिस्तान के जो कंसर्न्स और तशवीश है उसकी मुकम्मल तर्जुमानी और सपोर्ट कर। 4 चीजें हैं नादिया जी। नंबर 1 कि ये जो इस वक्त तंजीम जो है अफगान
हुकूमत के ऊपर काबिज है, वो अभी तक जो है ना एक जिम्मेदार रियासत के तौर पे, हुकूमत के तौर पर गवर्न नहीं कर रही है। वो अभी तक एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के माइंडसेट के मुताबिक चल रही है। और उसके 4 सबूत है। पहली बात ये कि खुले बंदों आलमी दहशतगर्द तंजीमें जो हैं वहां पे ऑपरेट कर रही है। अक़वाम मुत्तहिदा की जो पिछली रिपोर्ट थी, मैं बताना चाहता हूं आपको कि उसमें भी कहा गया था कि अलकायदा दाइश जो है वहां पे न सिर्फ पंजे जमा चुकी है, बल्कि उनकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और उनकी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के अंदर भी उनका इन्फ्लुएंस पाया जाता है। और अभी आप देखें कि कल जो एक रात को एक बहुत बड़ी खबर सामने आई कि दाइश खुरासान जो है, यानी कि ISKP, उसका जो तर्जुमान है वो अफगान बॉर्डर से पाकिस्तान की जानिब जब वो क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था तो उसको नाकाम बनाया गया और उसको गिरफ्तार किया गया। आपको क्या लगता है वो क्यों क्रॉस कर रहा था? क्या मकसद था? पाकिस्तान में क्या कार्रवाई करना चाहता था? देखिए, मतलब दाइश ऑब्वियसली एक आलमी दहशतगर्द तंजीम है और आपने देखा कि उसका एक शुमाली अफ्रीका चैप्टर भी है, उसका मिडिल ईस्ट चैप्टर भी है, खुरासान चैप्टर भी है, साउथ एशिया और फार ईस्ट चैप्टर भी है। और अभी आपने देखा नादिया कि जो एक भारतीय सिटीजन जो है, जो इन्वॉल्व था अपने बेटे के साथ ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में बड़े हमले में, उसका ताल्लुक भी दाइश से ही था। अच्छा। और उसने जाके वहां पे ट्रेनिंग हासिल की थी फिलीपीन में। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स जो हैं उसमें ये बात मौजूद है कि इवन अलकायदा जो है उसके जो बानी थे उसामा बिन लादेन, उनके बरादर निस्बती बराह रास्त जो है फंडिंग और ट्रेनिंग देते थे जो दाइश के ग्रुप की तंजीमें नौ हो रही थी वहां पे फिलीपीन में। और अभी आप देखें कि भारत का नेक्सस दाइश के साथ, आलमी दहशतगर्द तंजीमों के साथ, ये बड़ा एक, मैं समझता हूं, आलमी बरादरी के लिए एक लम्हे फिक्रिया होना चाहिए, एक वेकअप कॉल होनी चाहिए कि बुनियादी तौर पे ये दहशतगर्दी को इस खित्ते में हर मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल करते रहे, मुक्ति बानी, तामिल टाइगर वगैरह वगैरह, अब BLF, लेकिन अब इनका एजेंडा ग्लोबल बन गया है। अब आप देखें कि भारतीय शहरी जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया में जाके दहशतगर्दी कर रहे हैं और उसके लिए आलमी दहशतगर्द तंजीमें जिस तरह दाइश है वो ज्वाइन कर रहे हैं। इसी तरह अफगानिस्तान जो है उसको वो इस्तेमाल कर रहे हैं। अली, इवन बांग्लादेश, उसको भी हम कनेक्ट करेंगे कि वहां भी जो रिसेंट डेवलपमेंट हुई है, उनकी यूथ के लीडर को इन्होंने असैसिनेट किया है, उस्मान हादी जी। ये वो बच्चा जो लीड कर रहा था कि ये जो अभी सारा रेजिस्टेंस चली उसको, अब और वो उन्होंने खुद कहा कि जी इसके पीछे रॉ है, इंडिया है, वो बॉर्डर क्रॉस करके आए, इसको शूट किया और बॉर्डर क्रॉस करके वापस भी गए। अब इलेक्शंस होने वाले हैं तो इस बच्चे का बहुत चांस था, इसको बहुत मानते थे वहां के यूथ, तो इसको असैसिनेट कर दिया उन्होंने। मतलब ये सुकून चाहते ही नहीं इस खित्ते में। कितने मुल्कों में जो है ना इन्होंने अपनी रूट्स फैलाई हुई है और कितनी शरपसंदी और टेररिस्ट अटैक कर रहे हैं। हर टेररिस्ट अटैक इनसे जाके इंडिया से जोड़ा है। नादिया, देखें, आपने दो बातें की बांग्लादेश के हवाले से भी, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, थैंक यू फॉर पॉइंटिंग दैट आउट, क्योंकि जिस नौजवान अब लीडर को शहीद किया गया है उनका जो बयान भी जारी किया गया, उनकी सरकारी लीडरशिप ने भी उस पर कंडोल किया है। और वो लीडर थे, एक वॉइस थे, लीडिंग फेस थे भारत की बालादस्ती से। वो ये बांग्लादेश की आवाम को और हुकूमत को और मुल्क को आजाद करना चाहते थे। वो ये उनके खून के जरिए से ये अब भारतीय जो असर रसूख है और अमलदारी है बांग्लादेश में ये खत्म हुई है। तो वो तो एक जज्बे हुर्रियत के तहत भारतीय असर रसूख से आजादी के एक शहीद हैं, एक हीरो हैं। और दूसरी जानिब आप देखते हैं कि अफगानिस्तान की मैं बात करना चाह रहा था कि अफगानिस्तान तब दोबारा से इस रिपोर्ट से ये जाहिर होता है, अभी एक बड़ा लीडिंग अमेरिकी जरीदा नेशनल इंटरेस्ट, उसने भी कहा कि जनाब ना सिर्फ ये कि ये दोबारा से आलमी दहशतगर्द तंजीमों की आमाजगाह बन गया है, उसको मुकम्मल सपोर्ट हासिल है, बल्कि अगर आप देखें तो इनका जो क्रिमिनल्स के साथ नेक्सस है, स्मगलर्स के साथ नेक्सस है, ड्रग्स ट्रेड के ऊपर रिलायंस है और ह्यूमन राइट्स 20 से ज्यादा तंजीमें हैं, वो ये बता रहे हैं 20 से ज्यादा तंजीमें हैं आलमी दहशतगर्द तंजीमें जिनसे राब्ते में। और आप देखें कि फिर उन्होंने इंटरनेशनल जो लीगल कमिटमेंट्स हैं दोहा अकॉर्ड के मुताबिक वो भी वायलेट कर रहे हैं। तो जो लोग बदकिस्मती से इस्लाम का नाम लेते हैं लेकिन उसके हर उसूल को, उसके हर नजरिए को वो डिस्टॉर्ट करते हैं। लेकिन मुझे थोड़ा सा इस बारे में बड़ा इंटरेस्ट है कि ये जो दाइश खुरासान की एकदम से खबर पॉप अप की है, आप क्या समझते हैं कि इसको अगर पैलेस्टाइन के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, शाम के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए,
तो किस तरफ ये पेशकदमी है, कुछ अंदाजा आपको हो रहा है इससे? देखिए, मैं इसको मशरिक वुस्ता से ज्यादा भारत से रिलेट इसलिए करना चाहूंगा क्योंकि दो हकीकतें हमारे सामने हैं। एक तो अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट, और इसमें जो पिछली रिपोर्ट थी उसमें भी कहा गया कि दाइश और अलकायदा डीप इन्फ्लुएंस रखते हैं अफगान तालिबान के हुकूमती इदारों के अंदर। ये मैं नहीं कह रहा, ये अक़वाम मुत्तहिदा की पिछली रिपोर्ट ने कहा था कि उनके डिपार्टमेंट ऑफ इंटेलिजेंस और महकमे दिफा के अंदर इनका असर रसूख है। तो ये ऐसे तो नहीं है कि जितना भी 7.2 अरब डॉलर का जो अमेरिकी असलहा यहां पे छोड़ा गया था, वो जब भी पाकिस्तान पे कोई हमला होता है, 140 के करीब हमले में उनके अफगानी मारे गए हैं जो पाकिस्तान के अंदर थे, उनमें से हमेशा ही अमेरिकी असलहा इस्तेमाल होता है, वही पकड़ा जाता है। इसका मतलब है कि जितना असलहा अमेरिकी छोड़ के गए थे, वही असलहा ये अफगान तालिबान इन तमाम दहशतगर्दों को, टीटीपी को और दीगर अच्छा, एक और चीज मुझे बता, हमें मुझे इस नाम से कहना चाहता हूं कि देखिए, दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। दाइश जो है वो कोई रीजनल दहशतगर्द तंजीम नहीं है। जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अमेरिका की भी जो एनुअल इंटेलिजेंस असेसमेंट आई थी इस साल ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से जारी करदा, जो कांग्रेस को दी गई थी, उसमें ये लिखा हुआ है पेज 7 के ऊपर कि जनाब पाकिस्तान एक टारगेट है टीटीपी का, और टीटीपी का नेक्सस भी जो है आलमी दहशतगर्द तंजीमों से है। और कल को ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि अमेरिका और मगरबी मफादात के लिए भी खतरा पोज कर सकते हैं। तो इसमें अमेरिका और आलमी बरादरी को बहुत नोटिस लेने की जरूरत है। हम तो लड़ ही रहे हैं इनसे, हम तो कुर्बानियां दे रहे हैं, लेकिन भारत को एक्सपोज करना कि वो आलमी दहशतगर्द तंजीमों के साथ इन्वॉल्व है। अजीत डोवल साहब सीरिया जाते रहे हैं, वो दाइश के साथ राब्ते में रहे हैं, और फिर ये भारतीय इंडिविजुअल का ऑस्ट्रेलिया के अंदर दाइश को ज्वाइन करके हमला करना, भारतीय पासपोर्ट पे ट्रैवल करना, ये वो हकायक हैं जो कि हमें चाहिए कि आलमी बरादरी के सामने रखें, ताकि वो भारत को हकीकत को जाने कि इस खित्ते में तो ये हमेशा दहशतगर्दी को इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी के तौर पे इस्तेमाल करते रहे हैं, लेकिन अब ये अपने एलाइज और पार्टनर्स लाइक अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया, देखिए ऑस्ट्रेलिया क्वाड में इनका पार्टनर है, क्वाड का एलाई है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, लेकिन उसके बावजूद भारत, उसके बावजूद रॉ और ये स्टेट एक्टर्स, नॉन स्टेट एक्टर्स, ये कार्रवाई। बहुत शुक्रिया सैयद मोहन साहब, आपने वक्त दिया हमें। कुछ सही कह रहे हैं वो कि यूएस में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में हर जगह कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन मैं टीटीपी से मुतालिक बात करूँ कि टीटीपी जो है ना, एक तो मुझे ये टर्म भी, हमें ये भी मामला उठाना चाहिए कि टीटीपी कोई नहीं है, तहरीक तालिबान है, कोई दहशतगर्द है, इनको ये टर्म दी जाए। तहरीक तालिबान पाकिस्तान का टर्म जो है ना वो भी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इस खित्ते का ये इंडिया बुली बन गया है, ये किस तरह के टेरर फैला रहे हैं हर जगह, हर मुल्क में अनरेस्ट। आई थिंक ग्लोबली जो है ना, इंटरनेशनली इनके ऊपर सैंक्शंस लगनी चाहिए, बाइकआउट होना चाहिए, इनकी एयर स्पेस ये हर मुल्क जो है, चाहे नेपाल हो, बांग्लादेश, श्रीलंका, बंद कर दें और इनका इतना नुकसान करें कि इनको पता चले जो इकोनॉमिक नुकसान है ना, वो फिर एक मिसाइल की तरह हिट करता है। और पाकिस्तान तो देखें, बाइकआउट करें सारे ममालिक, खिलाफ कार्रवाई करता रहेगा, जिंदगी अजाब की भी हर मुल्क की, एक एक दहशतगर्द के खात्मे तक ज़ाहिर है हमारी ये जंग जारी रहेगी, तो आज़म का हमने इज़हार किया। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, खबरें चलती रहेंगी। स्टे विद अस, कीप वाचिंग राइज एंड शाइन। गुड मॉर्निंग। हमारे साथ वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जी ज़ुहैब, गुड मॉर्निंग। अच्छा, हम बात कर रहे हैं इस वक्त वीज़ा की, और ये जो पाकिस्तान से लोग जाते हैं मुख्तलिफ ममालिक में, कुछ तो इलीगल भी जाते हैं, जो लीगल भी जाते हैं वो भी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है जो रिपोर्ट में बता रही है, जो डेटा बता रहा है। भाई इस साल इसमें इंपॉर्टेंट बात यह, 24,000 अफराद सऊदी अरब ने भीख मांगने पर डिपोर्ट किया। 24,000। अब ये समझने की बात है कि वहाँ ये क्राइम है, इलीगल है, तो आप एक इतनी मेहनत करके आप वहाँ पहुँच के एक इलीगल काम करने जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। और आपको ये भी बताएं कि जनाब 51,000 लोगों को ऑफलोड भी किया गया है पाकिस्तानियों को, मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से ये खबर यह है कि भीख मांगने पर हज़ारों पाकिस्तानियों को डिपोर्ट करने का इंकशाफ हुआ। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ और इंसानी वसाइल का इजलास हुआ। इजलास में चेयरमैन कमेटी आगा रफ़ीउल्लाह की सरबराही में ये हुआ, और उसमें कमेटी में बैरून मुल्क जाने वाले पाकिस्तानियों को ऑफलोड होने का मामला ज़ेर बहस आया। तो वहाँ ये सारी चीज़, ये डिटेल्स हम तक पहुँची हैं, जो कि बड़ी अलार्मिंग हैं, तशवीशनाक की बात है। तो इस पर हम मज़ीद बात करेंगे। डिप्टी डायरेक्टर FIA शहजाद अकबर साहब ने ज्वाइन किया हमें। शहजाद साहब, गुड मॉर्निंग, वेलकम करते हैं शो पर आपको। गुड मॉर्निंग जी।
Thank सर you साहब so ये much for मुझे inviting. बताएं सर, ये 24,000 अफराद सऊदी अरब ने भीख मांगने पर डिपोर्ट किए, फिर इसी तरह हजारों की तादाद में ऑफलोड हो रहे हैं लोग। ये हो क्या रहा है? ये वीजा कैसे किन लोगों को दिया जा रहा है, या वहां जाके इलीगल काम हो रहा है? डेटा क्या बता रहा है आपका? इसमें जैसे कि DGFIA की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी, उसमें काफ़ी सारे अलार्मिंग जो हमारे फिगर्स हैं, स्टैटिस्टिक्स हैं, वो बताए गए। तो ये पाकिस्तान के अंदर या वैसे भी हम ओवरऑल दुनिया को देखें तो इमिग्रेशन की पॉलिसीज़ को काफ़ी सख्त किया जा रहा जी। है। तो इसी तरह हमारे यहाँ भी इसी तरह है। तो ख़ास तौर पे जो लोग गल्फ़ कंट्रीज़ जाते हैं, उसमें हमने ये देखा है कि बैगरी का जो प्रोफेशन है, उसमें काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। इस वजह से हमें यहाँ थोड़ी सख्त जो है अपनी प्रोफाइलिंग करनी पड़ती है, और जिसकी वजह से पाकिस्तान की फिर रेटिंग्स भी आपने बिल्कुल। देखा कि पासपोर्ट के हवाले से बेहतर हुई है। और अगर हम यूरोप की बात करें तो बहुत सारे लोग इल्लीगल रूट्स के थ्रू वहाँ पे जाके लैंड करते हैं, जिसकी वजह से बीच में जो ट्रांजिट रूट्स हैं उसमें काफ़ी सारे लोगों की डेथ भी हो जाती हैं और काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। आई हैव टेकन पर्सनल इंटरव्यूज़ ऑफ सो मैनी डेपोटीज़, जिसमें उन्होंने बड़ी खौफनाक किस्म की स्टोरीज सुनाई हैं। तो ये हम सब का फ़र्ज़ बनता है कि नौजवान लोग, उन लोगों को हम लोग ऐसे रास्ते पे चलने से बचाएं जो आगे जाके उनकी कैजुअल्टी हो सकती है जिसमें। तो जी। पाकिस्तान अभी अपनी रेटिंग्स भी काफ़ी बेहतर कर रहा है, और इंशाल्लाह ताला हमारे कुछ MOUs ऐसे आने वाले वक्तों में गल्फ़ कंट्रीज़ या बाकी कंट्रीज़ के साथ साइन होंगे, जिसमें प्रॉपर काम किया जाए। ऐसा ना हो कि इस तरह के प्रोफेशन वो भी इल्लीगल रूट्स के थ्रू जाके पाकिस्तान को प्रॉब्लम में लैंड करें। अच्छा शहजाद, ये भी बताइएगा कि ये जो वहाँ तक पहुँच जाते हैं, कोई तो बड़ी आसानी से नहीं पहुँचते, इनको कोई फैसिलिटेट कर रहा है जो इनका पासपोर्ट बनाता है, वीज़ा लगवाता है। वीज़ा के लिए आई एम श्योर इनके अकाउंट्स में स्टेटमेंट्स भी एक बड़ी आती होंगी, जिसमें एक अच्छा fake, खासा हाँ, for बैलेंस the time पड़ा हुआ being। होगा। तो ये तो बड़ा ऑर्गेनाइज्ड किस्म से चल रहा है, जिसपे लाखों लग रहे हैं इनको वहाँ पहुँचाने के लिए। तो ये इसको नेक्सस को पकड़ना ज़रूरी नहीं, इनके पीछे कौन है ये लोग? अच्छा मैडम, आपने बिल्कुल सही चीज़ की तरफ इशारा किया है, और इसी तरफ ही FIA अब बिल्कुल फोकस्ड है। सबसे पहले जो ये आपने बात की ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में, तो सबसे पहले ये फ़र्ज़ बनता है किसी भी इदारे का कि वो सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करे। तो आपने DG साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें भी सुना होगा कि हमने FIA ऑफिशियल्स 180 के करीब डिसमिस किए हैं इसमें, जो कि वेरी हाई नंबर। और इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा अपना एनालिसिस डेवलप करें तो बहुत सारे ऐसे ट्रैवल एजेंट्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। फिर ये चूँकि सिर्फ हमारा नेशनल क्राइम नहीं है, इसमें क्रॉस बॉर्डर जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी इन्वॉल्व होती हैं। ये एक ट्रांसनेशनल किस्म का ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। और कुछ अर्सा पहले हमारी बहुत ज़्यादा बातचीत चल रही है, जैसे इटली ने हमारे यहाँ डेलीगेशन को इनवाइट किया था, जो वहाँ पे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है। तो बहुत सारे लोग जाके उन्होंने फ़िज़िकली वो जगह भी देखी कि जहाँ पे ये पूरा का पूरा रूट एंड अप होता है। ज़्यादातर इटली, ग्रीस, चूँकि ये बॉर्डर एरियाज़ हैं यूरोप के, यहाँ पे जाके टच होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको 3 दिन पहले की एक मिसाल दूँ कि यहाँ से एक यंग बच्चा यूक्रेन जा रहा था। अब इस वक्त 18 साल का बच्चा, अगर आप नोट करें, जिसका इकोनॉमिक बैकग्राउंड भी इतना नहीं है, वो वॉर एरिया के अंदर क्यों जाके फाइनल डेस्टिनेशन पे लैंड अप करेगा। तो फिर ये चीज़ें सारी हमारी जो प्रोफाइलिंग है उसको हम मद्देनज़र रखते हुए लोगों को देखते हैं कि ये फाइनली किधर जाके लैंड अप करेंगे। पिछले 1 हफ़्ते पहले की बात है कि जब हम ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स को स्क्रूटनाइज़ कर रहे थे तो हमें यूरोप का मैप मिला, और वो बंदा उम्रा करने जा रहा था। थोड़ा सा जब सवाल जवाब किए गए तो फिर ये पता लगा कि इसका फ़ाइनल प्लान क्या है कि ये उम्रा के बाद जो वीज़ा कंट्रीज़ हैं पाकिस्तान के लिए, वहाँ पे जैसा मुझे ये बताएं कि आपका वहाँ से वहाँ निकल जाएगा। जी जी जी, मुझे बताएं आपकी सर्वेलेंस जो टीम्स हैं वो क्या कर रही होती हैं? हमें तो इस बात पे भी बड़ा डाउट होता है कि जो एजेंट्स बाकायदा खुलेआम दंदनाते फिर रहे हैं, लोगों को ऑफर कर रहे हैं, फिर मीटिंग होती है, फिर पैसे ट्रांसफर होते हैं, फिर वो एजेंट लाहौर से कराची, कराची से लाहौर, फिर इस्लामाबाद, फिर जहां से भी फ्लाई करना होता है, ये पकड़ा नहीं जाता है ऐसे लोगों को? कश्ती के हादसात आए दिन वक्तन फवक्तन होते ही रहते हैं कि 42 लोग गिर गए, कश्ती डूब गई, उसमें पाकिस्तानी 4 थे, किसी में 10 थे। तो सर ये कहाँ है, जगह कौन सी है ऐसी खास जहां से ऑपरेट करते हैं? इसमें देखें बहुत सारे मुख्तलिफ रूट्स होते हैं। अगर अफ्रीका के मुख्तलिफ रूट्स हैं, इसी तरह कुछ वॉर टोडन कंट्रीज़ हैं जहाँ से ईज़ी निकलना, जो स्केप करना है वो आसान है। जैसे लीबिया मैंने बताऊँ आपको, या यूक्रेन की अभी मिसाल हुई, तो
फिर आप ये देखते हैं कि ये लोग वहाँ जाके क्यों जो है ना सफ़र करना चाहते हैं, और ज़्यादातर लोग जो है वो विजिट वीज़ा पे होते हैं क्योंकि वो सस्ता पड़ता है। नहीं नहीं, और मैं ये बात आप कर रहा हूँ यहाँ से कैसे निकलते हैं वो, ये जो हाँ, एजेंट्स वो यहाँ आपकी काम कर रहे हैं उनके खिलाफ क्रैकडाउन क्यों नहीं वो होता? तो पूछा भी बिल्कुल। इसमें इस साल अगर देखा जाए तो तकरीबन 226 FIRs हैव ऑलरेडी बीन रजिस्टर्ड, और जो हमारा एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल है वो गाहे बगाहे बहुत ज़्यादा लोगों को अरेस्ट करना शुरू कर भी दिया है। इस साल जो रिसेंटली जितनी भी कश्तियाँ डूबी हैं हमारे, उसमें पाकिस्तान की अभी इस वक्त कैजुअल्टी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल 14 दिन पहले भी एक इसी तरह का वाक़या हुआ, उसमें पाकिस्तानी कोई नहीं था। मैं ये बिल्कुल वसूख से कह सकता हूँ इस वक्त जब आप मुझसे बात कर रहे हैं, बिकॉज आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो कराची के अंदर ये प्रैक्टिस बिल्कुल बंद कर दी गई है। और जो एजेंट्स इसमें पहले इन्वॉल्व थे, वी हैव इनिशिएटेड द इंक्वायरी, और उनके ख़िलाफ़ भी जो हमारा एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल है वो उन्हें अरेस्ट भी कर रहा है और फिर आगे जाके कोर्ट्स में प्रोड्यूस भी करता है। तो ये चीज़ पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट है, उसने आयरन हैंड लिया हुआ है कि हमने किसी तरह पाकिस्तान का नाम इंटरनेशनली बहुत बेहतर करना है। और उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें आती हैं, जैसे पासपोर्ट के अंदर डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ साथ जो इन्हांस्ड बॉर्डर सिक्योरिटी मेजरमेंट्स हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और वो आपने देखा भी होगा, जबकि हमारे बहुत सारी चीज़ें क्रिटिसाइज़ भी हो रही हैं, लोगों को थोड़ी परेशानी भी हो रही है, लेकिन हम अगर ओवरऑल चीज़ देखें तो पाकिस्तान एक बेहतर सिमत की तरफ है और हम अपने मालिक नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ बेहतर रिलेशन में। तो शहजाद ये बताएगा कि जो आपने वहाँ से लोग पकड़े गए, दूसरे ममालिक में डिपोर्ट हुए, आपने उनसे पूछा होगा, इंटरव्यूज़ किए होंगे, तो क्या एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, ज़बरदस्ती जा रहे हैं, कोई ब्लैकमेल कर रहा है, या कोई इनको कोई ख्वाब दिखाए जा रहे हैं, या ये प्रोफेशनली किसी गैंग के साथ एसोसिएटेड एंड जस्ट डूइंग देयर जॉब? अच्छा मैम, इसके ना बहुत सारे रीज़न्स हैं, कोई एक नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग ये समझते हैं, जब अमूमन चूँकि ये एक कंपेटिटिव मार्केट होती है, डिफरेंट एजेंट्स होते हैं, वो एक पैकेज बनाते हैं अमाउंट्स का कि इतने पैसों में हम आपको इस कंट्री ले जाएंगे, इतनों में इधर ले जाएंगे, तो उसकी कॉस्ट कटिंग ये शुरू करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वर्क वीज़ा पे अगर आप जाते हैं तो वो एक्सपेंसिव होता है रादर दैन द विजिट वीज़ा, सो पीपल प्रेफर कि जी हम विजिट वीज़ा पे जाएं। अब विजिट वीज़ा पे बहुत सारे लोग, मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, 15 डेज़ पहले जब चूँकि यूरोप पे बहुत ज़्यादा सख्ती की गई, तो फिर ये एजेंट्स ने या इस पूरे जो सिंडिकेट है उसने आइडिया लगाया कि अब वो डेस्टिनेशन हमारे लिए मुश्किल हो गई, तो हम मलेशिया की तरफ जो है साहब एक दो काम अगर आप कर देना, और उसकी ज़रा उसकी हम बैठे हैं उसकी प्रमोशन के लिए भी, उन कामों की, ये जो एजेंट्स है ना, अगर रजिस्टर हो जाएं और उन रजिस्टर एजेंट्स की कोई लिस्ट जारी हो जाए जो लोगों को पता हो, तो बड़ा काम आसान हो जाएगा, फिर लोग को लूटा भी नहीं जाएगा लोगों लेकिन को। जो फिर वापस वो सवाल कंप्लीट नहीं हुआ कि ये इनको पता नहीं होता कि वहां जाके इनसे भीख मंगवाई जाएगी, या पता होता है इनको? वो सब बात है। मैं बहुत सारी जगहों पे इल्म नहीं होता, जैसे इसमें बहुत सारे लोग हमारे ऐसे भी हैं जो वॉर एरियाज के अंदर गए हैं और उनका ये एम था या उन्हें ये बताया गया था, सुनहरी ख्वाब दिखाए गए थे कि ये यूरोप जाके लैंड अप करेंगे। होता यह है कि वहीं पे किसी ना किसी ग्रोह के ये हत्ये हो गए और फिर वॉर एरिया के अंदर कहीं ना कहीं उन्हें यूटिलाइज कर लिया गया, बहुत सारे लोगों की डेथ्स हो गई। इसी तरह बहुत सारे लोग फिर जब आगे जाते हैं तो क्योंकि अगले कंट्रीज़ ने भी बॉर्डर सिक्योरिटी बहुत अब सख्त कर दी है, जैसे मैंने कहा इमिग्रेशन बहुत सख्त हो गई है, इसी वजह से हम यहाँ पे प्रोफाइलिंग का भी रीज़न एक बहुत बड़ा ये है कि हम यहीं से अपने लोगों की अच्छी प्रोफाइलिंग करें ताकि बाहर जाके वो डिपोर्ट ना हो। बेस्ट तो तरीका यही है, बिल्कुल ऐसे ही। और वापसी के लिए कोई इकदाम आप कर रहे हैं? जैसे कंबोडिया 24,000 अफराद गए, अभी तक 12,000 अफराद वापस आए, तो उनकी वापसी के लिए यही कर रहे हैं। इसमें हम यही कर रहे हैं जुबैर के, आपने जैसे फिगर्स खुद कोट किए, आप देखें कि हमने जो ऑफलोडीज हैं तकरीबन 51,000 के करीब आपने बताया, लेकिन सिर्फ एक कंट्री हम ले लें, बाकियों का छोड़ दें, सऊदीया, उन्होंने 56,000 के करीब लोगों को डिपोर्ट किया। तो जितने तो हमने ऑफलोड किए उससे ज़्यादा तो वहाँ से डिपोर्ट हो रहे हैं। तो यही सारी चीज़ें देखते हुए कि रादर देन बाहर जाके हमारे मुल्क का नाम ख़राब हो, हम यहीं पे ऐसे मैकेनिज्म करें। और अब बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए अब FIA ने बहुत अच्छा इकदाम ये लिया है कि एक ऐप डेवलप की है जिसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस बड़ी कम हो और AI के जरिए प्रोफाइलिंग की जाए। ये जरूरी, क्योंकि शहजाद ये एयरपोर्ट्स पे बहुत रश लग गया है, इसकी वजह से जो नॉर्मल पैसेंजर्स भी जा रहे हैं उनको इतनी तकलीफ है, फ्लाइट्स डिले हो रही हैं, रश लग रहा है, लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो इसको कहीं पहले इसको आप फिल्टर कर लें या कोई अलग लाइन बना दें, कुछ ऐसा करें कि एयरपोर्ट्स पे तो केओस ना हो।
अच्छा मैम, इसमें जैसे हम बाहर जाते हैं तो जो उनके अपने सिटीजन्स होते हैं उनके लिए बड़ा आसान है कि आप अपना पासपोर्ट स्कैन करें और एंट्री कर लें कंट्री के अंदर। यही चीज़ पाकिस्तान के अंदर भी अब की जा रही है, एटलीस्ट फॉर द अराइवल्स वी आर स्टार्टिंग इट, के जो हमारे अपने सिटीजन्स हैं जिनका रेगुलर ट्रैवल है वो आके उनको लाइनों में ना खड़ा होना पड़े, अपना पासपोर्ट स्कैन करके आराम से वो अपनी एंट्री कर लें। डिपार्चर में जो जहाँ डिले तक हो रहा है, मैं तो डिपार्चर की मैं डिले वही की बता- बात कर रही हूँ, उसको कैसे अच्छा आप अवॉइड डिपार्चर करेंगे में जहाँ इनकी मैम, चेकिंग होती है और ये ऑफलोड किए जाते हैं? अच्छा मैम, डिपार्चर के अंदर पहले हमारा जो IBMS 1 सिस्टम था उसमें 1 मिनट तकरीबन 32 सेकंड लग रहे थे एक बंदे को हमें क्लियर करने के लिए। अभी हमारा जो सिस्टम आ गया IBMS 2, इसके अंदर ऑटोमेटिकली जो एक्सटर्नल एजेंसीज हैं उनके साथ हम लाइंड अप हो गए हैं। तो आपका पासपोर्ट जैसे ही स्कैन होता है वो ऑटोमेटिकली रीड कर लेता है पासपोर्ट के अंदर जो चेक्स लगे हुए हैं, और इसके इस वक्त 26 सेकंड के अंदर हमारा इजीली एक पैसेंजर जा हाफ रहा हो गया है। इसको almost, और हाफ से भी ज्यादा, पहले से भी 1 मिनट 32 था, अभी 26 सेकंड्स। 26 और डेली बिल्कुल। अगर आप नोट करें पाकिस्तान के अंदर जो है बहुत सारे लोग बाहर जा रहे होते हैं, और उस हिसाब से हमने डिपार्चर के अंदर स्पेसिफिकली ये किया है कि ये जो ऐप मैंने आपको बताई कि लोग 24 और 48 आवर्स पहले उसके ऊपर अपना सारा डाटा लिख दें, वो पहले ही प्रोफाइल कर ले। अभी जब बंदा आता है हमें खुद ह्यूमन सवाल हमें जो है FIA ऑफिशियल को करने पड़ते हैं जो काउंटर पे होता है, तो जिस वजह से टाइम लगता है। तो जब पहले सारी चीजें ऑटोमेटिकली हो जाएंगी तो फिर ये सारे टाइम और बहुत शुक्रिया शहजाद, आपने हमें वक्त दिया। काउंटर्स को बढ़ा दें, आईरिस स्कैन जाए, बहुत सारी चीजें हो जाए तो एयरपोर्ट पे भाई बहुत टेंशन है, पता है 5-5 घंटे लोग पहले जा लाइन्स रहे में हैं लगे हो, फ्लाइट्स बच्चों में, के साथ होते हैं, अपनी बहुत फैमिली के मुश्किल हो साथ, रही है। इन्फेंट्स के साथ होते हैं, तो बड़ा मुश्किल होता है। तो जनाब ये तो FIA की कार्रवाइयाँ और ये हमने वीज़ा से मुताल्लिक बात की। एक ब्रेक हमने लेना है, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे, कहीं जाइएगा नहीं, बहुत कुछ है अभी शो पर। जी जी, कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग। जी वेलकम बैक। क्या खबरें बातें चीजें हमारी नहीं होती नहीं, है। बीच बीच में खबरें भी आ रही होती है ना, मैं पूछ रही होती हूँ हाँ क्या हुआ है, ये हर चीज पे ब्रेक में भी नजर होती है, ताजा तरीन खबर क्या हो गया। मतलब मैं तो जब इस काम में पड़ जाऊँ ना जोहेब हसन, यार मैं बस obsessed हो मैं जाती ये हूँ। बात समझ चुका हूँ, आप मुझे समझ बताए गए? ना। हाँ बिल्कुल, अब मुझे तजुर्बा हो गया। जिस काम में आप पड़ जाना, आप पूरी अपनी जो है ना एफर्ट्स लगा देती हैं क्योंकि पता मुझे ये बड़े बात लोगों सही। ने पूछा तुम न्यूज कैसे होगा, और अब सब लोग वही फॉलो कर रहे अब हैं। और अब मैं ये कहती हूँ कि एंटरटेनमेंट जो शो है वो मुझे करने का दिल नहीं चाहता कि मैं इसमें, सही बात है मुझे शुरू में डिफिकल्ट लगता था, बट विद माय टीम सपोर्ट, चैनल सपोर्ट एंड जोहेब हसन सही, बिल्कुल सपोर्ट मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। जज्बाती भी मैं हो जाती हूँ, लेकिन ये कि आप जितना फॉलो करते हैं, और मैं सिर्फ एक मीडिया को नहीं फॉलो करती, 5, 6, 7, 8 मुल्कों के मीडिया को फॉलो कर रही हूँ, तो घन चक्कर तो बनना है नादिया ना। मुझे बता रही होती है कि यार इधर वो चल रहा है, इधर वो इधर, मैं कहता हूँ अच्छा है, ये भी हो रहा है। सही है। दुश्मनों की हर खबर पे नजर होनी चाहिए, हर नजर, बिल्कुल नजर। कंपेटिटर्स लेकिन कुछ हमें फॉलो कर रहे हैं, ये बताएंगे कहानी कुछ। कंपेटिटर्स हमारे हमें कुछ फॉलो कर रहे हैं, हमारे पैटर्न को। ये बात है कि है ना, हमारी ये खबरें बात, और जो चैनल्स बात पे नजर आ रही हैं कि आप भी ये कैसे हो, क्यों, चलो कोई बात नहीं। खैर मैं बताऊंगा, खबर दूंगा आपको। हाँ, लीडर का खबर है। काम है लीड करना। हाँ सही बात है। अच्छा हुआ ये कि कल हमने चेयरमैन आबाद हमारे साथ थे, और भत्ते की पर्चियां मिल रही हैं, फोन कॉल्स आ रही हैं, उस पर बहुत ज्यादा वो उन्होंने तशवीश का इजहार किया था। डेडलाइन भी उन्होंने दी थी, लेकिन वजीर आला सिंध से उनकी मुलाकात हुई है चेयरमैन आबाद की क़यादत में, बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की, और उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखे। वज़ीर आला ने कहा, यकीन दहानी कराई कि भाई आप मुतमईन हो जाएं, हम ये सारे मामलात हल करेंगे और ट्रेस भी करेंगे उन लोगों को जो ये काम कर रहे हैं। तो SIU ने कराची के इलाके फेडरल बी एरिया में कार्रवाई करते हुए भत्ताखोर ग्रोह के सरगना समद काठियावाड़ी के भाई समेत 4 मुलजिमान को गिरफ्तार भी कर लिया, यानी कार्रवाइयां भी अब शुरू हो ठीक है, शुरू हो गया एक्शन, बड़ा हाँ। जरूरी है। बिल्कुल ऐसे ही। तो हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा खुसूसी 365 न्यूज़ फैसल शकील ने। फैसल से जाते हैं। बताएं फैसल, कल मुलाकात हुई है और अब कार्रवाइयां भी बाकायदा तौर पर शुरू हो गई, जरा इनका अहवाल तो दीजिए। ये सीरियस हैं सीएम साहब बहुत। जी बिल्कुल जोहेब, इसी तरह की सूरत हाल है कि एकदम से जो है भत्ताखोरों ने सर उठाना शुरू किया है। वारदातें हुई हैं जिस पर तशवीश का इजहार किया है बिल्डर्स एसोसिएशन की जानिब से, और उनको जो वज़ीर आला ने एक्शन भी शुरू हो गया है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट को टास्क दिया गया है, और इन्होंने जो है आज सुबह भी जो है एक मुकाबले में एक भत्ताखोर को मार दिया है, और मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो ऐसी कार्रवाइयाँ की जा रही है। और ये खास तौर पे पुलिस के इन्फॉर्मर्स को ये टास्क दिए गए हैं कि भत्ताखोरी में मुलव्विस 4 जो अहम मुल्जिमान है, जिसमें जमीन छावानी है, अहमद अली मक्सी है, और जो है गिरफ्तार किया जाए। और इस सिलसिले में ये भी किया जा रहा है कि जेल
के अंदर भत्ताखोर गिरफ्तार है, वो अपने गैंग्स को मुनज़्ज़म करने के लिए उन कैदियों की जमानतें करवाते हैं जिनके आगे पीछे कोई नहीं होता, चीफ एसेस तो शुक्ल, ये वो जरा जो है वो elaborate इन्हें करें। इस्तेमाल कर। ये जेल से चल रहा है सारा नेक्सस, इसका समझ नहीं आ रहा है ये जेल से कैसे ऑपरेट हो रहा है। जी 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 बिल्कुल, मेरी बात हुई थी, डीआईजी वेस्ट है जो उनसे उन्होंने बताया, इरफान बलोच, कि ये उन्होंने पूरी इस पे इंटेलिजेंस के साथ मिलकर काम किया, तो पता ये चला कि जेल में मौजूद जो भत्ताखोर हैं वो जो है वो नए अपने ग्रुप्स को फाल करने के लिए, नए लोगों को भर्ती करने के लिए अपने ग्रुप्स में, तो जेल में मौजूद जो वो कैदी होते हैं जिनको कोई पूछने वाला नहीं होता या जिनके पास जमानतें कराने के लिए पैसे नहीं होते, जमानतें उनकी करवाते हैं और उनसे जो है वो ये काम करवा रहे हैं। कुछ पुलिस वालों ने जो है कुछ भत्ताखोर पकड़े, तो फिर ये चीजें जो है वो खुली हैं ये इस तरह से। और वो जो इनके नाम सरगना और है, वो नंबर्स बाकायदा दिए चेयरमैन आबाद ने, उनमें से भी इनमें शामिल हैं वो लोग जो भी कार्रवाइयां हुई हैं। जी जी, उनमें से जो चेयरमैन आबाद ने नाम और नंबर दिए जिनका तस्करा मैंने अभी किया था, अब्दुल समद काठियावाड़ी जो है, जमील छांगला है, अहमद अली मक्सी है और वो एक और भत्ताखोर है। तो ये 4 नाम और नंबर इसलिए दिए हैं कि ये चारों जो भत्ताखोर नेटवर्क है ये बैरून मुल्क से काम कर रहे हैं और इनके पास जो कॉल्स आ रही हैं ताजरों के पास, बिल्डर्स के पास, सनतकारों के पास, वो बाहर के मोबाइल नंबर से आ वही रही तो है। वहां कौन कुछ ऑपरेट कर रहा है बाहर, जो ये तो लोग जो हैं ये इनके कारिंदे हैं या ये लीड कर रहे नहीं, हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि इनके जो हेड हैं वो बाहर बैठे हुए हैं जिनके मैंने अच्छा, अभी नाम लिए, और इनका नेटवर्क जो है वो यहाँ पर है कराची में। तो सही। यहाँ से तमाम डिटेल्स जिस ताजिर की होती है वो वहां जाती है, वो वहां से कॉल करते हैं बाहर के नंबर से और ये उनको वार्निंग देते हैं, धमकाते हैं, और उस वार्निंग्स पर अब अमल दरामद भी होने लगा है, तो इसलिए ताजिरों को ज्यादा तशवीश हुई है। जी बहुत शुक्रिया फैसल, आपने डिटेल्स दी इन कार्रवाइयों से मुतालिक। तो देखें लोगों को पकड़ा जा रहा है और किस से एस्टेब्लिश करते हैं ये बाहर बैठे ऐसे बड़े दहशतगर्द। फैंसी लाइफस्टाइल्स में अपने फैमिली को लेके गए हुए होंगे। अब पापा का जरा कारोबार तो देखो ना, यहाँ क्या इस तरह अपने मुल्क में उन्होंने कैसे तबाहियां मचा रहे हैं। Financial कितनी बुरी terrorism। बात है। बड़ा जरूरी है, देखें जो हम लोग कंसर्न है वही कि हमने माजी में देखा है इतना खौफनाक, हम एक जाल में भत्ताखोरी के फंस गए थे, इससे इंडस्ट्री तबाह जी, हुई, जी, जी, बिल्कुल। लोग कितने ज़्यादा बाहर मूव कर गए, कितना पाकिस्तान की तरक्की इफेक्ट हुई। तो अब जब माशाल्लाह चीज़ें स्टेबल हैं तो अगेंस्ट डिस्टेबलाइज किया जा रहा है पाकिस्तान की इकोनॉमी को। समझें, और कहीं ना कहीं जो है ना इसके तार मिलेंगे इंडिया से। टेरर ये भी मुझे फाइनेंसिंग पता है ना, तो बिल्कुल क्यों नहीं लोग मिलेंगे मिलेंगे। तो इसलिए इसको निप इन द बड अभी इसको कंट्रोल कर लिया जाए, वरना ये बहुत फैल जाएगा और उसमें डैमेज बहुत हो जाएगा कि हमारे जो ये बिल्डर्स हैं जिनको बिल्कुल। मजबूरी बिल्कुल ऐसे शिफ्ट करके कहीं और फ्लाइट ना ऑफ जाना कैपिटल पड़े। होगा, अल्लाह ना हमारा करे, तो फिर नुकसान जाहिर है है। आपके मामलात खराब हो जाएंगे, आपकी इकोनॉमी वो फिर जीडीपी वगैरह और फिर सारी हर चीज चीजें इफेक्ट मुश्किल हो होती जाएगा। है। यही वॉरफेयर है। एक ब्रेक हमने लेना है, हेडलाइंस होंगी, हेडलाइंस के बाद राइज एंड शाइन का सिलसिला जारी रहेगा, कहीं जाना नहीं है। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अभी आप किसी से भी अपने रिश्तेदार, लव्ड वंस, किसी से आप बात करें, फ़ोन करें मुल्क से बाहर, तो खांस रहे हैं जी, इतना बुरा बुखार है, कमज़ोरी है। मैं तो जिससे भी बात कर रही हूँ वो बीमार है। ये H3N2 वायरस है या ये मिसाइल है? बिल्कुल ऐसे ही है। बरतानवी वेबसाइट द स्टैंडर्ड के मुताबिक लंदन के अस्पतालों में सुपर फ्लू के शिकार अफराद की तादाद में 55% इजाफा हुआ है और डेटा ये बता रहा है कि 3000 से जायद अफराद इस वायरस का शिकार हो चुके हैं और हर 2 दर्जन के करीब मरीज इसमें रिपोर्ट होते जा रहे हैं। 14 दिसंबर को जो हफ्ता गुजरा है इसमें तकरीबन एक दिन में 3140 अफराद को अस्पताल में दाखिल किया गया है और उन्होंने खतरे की घंटी बजा दी है अस्पतालों काम ने कि हमारे पास जगह नहीं ज़ाहिरी है बात और बिल्कुल खत्म हो गई जगह। तो ये एक बिल्कुल सूरत बड़ी ही इमरजेंसी वाली सिचुएशन है। Exactly। जब इतनी कैपेसिटी ना हो, डॉक्टर्स भी आपको एक लिमिटेड नंबर को अटेंड कर सकते हैं, इतने सारे लोगों को कैसे देखेंगे? बिल्कुल, ऑलरेडी उनका तो सिस्टम ही सारा हेल्थ का पता है हमारे सामने, क्योंकि हम अक्सर अपने शो पर डिस्कस करते रहते हैं ना, तो हमें पता है। हमें ज्वाइन किया डॉक्टर मोहम्मद इमरान साहब ने, कंसल्टेंट हैं, फैमिली फिजिशियन हैं, मैनचेस्टर से हमें ज्वाइन करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद इमरान साहब। मुझे बताएं कि ये तो एक इमरजेंसी किसी सूरत हाल बनती जा रही है और वाकई ऑन ग्राउंड कितनी बुरी सूरत हाल है जो आप वहाँ देख रहे हैं?
बहुत शुक्रिया ज़ेब नादिया। इसमें थोड़ी सी कुछ चीज़ें अर्ज़ करता चाहूँ यहाँ पे नादिया कि सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि सुपर फ्लू है क्या। जी सो सुपर फ्लू बेसिकली आमतौर से हम इसको इन्फ्लुएंजा वायरस कहते हैं। ठीक ये हर साल आता है। सुपर फ्लू इसलिए क्योंकि वायरस में ये थोड़ी सी कैपेबिलिटी होती है कि वो अपने आप को चेंज कर सके, जिसे हम म्यूटेशन कहते हैं। इस साल ये नोट किया गया है कि इस वायरस में ये कैपेबिलिटी है कि पहले के मुकाबले में थोड़ा सा ज़्यादा म्यूटेट कर रहा है, इनके चेंज हुआ है, जिस वजह से एक तो ज़्यादा लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं, और ऐसा भी देखा गया है क्योंकि ज़्यादा लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं, इस वजह से लोगों को ज़्यादा बड़े पैमाने पे लोगों को अलामात सामने आई हैं। और वरना जो वैक्सीनेशंस यानी कि जो उससे बचाव का तरीका है वो अभी भी इफ़ेक्टिव है। ऐसा नहीं है कि वो इफ़ेक्टिव नहीं है। और ये ज़रूर मैं बताता चाहूँ कि कोविड के मुकाबले में, जैसे कि कोविड इन्फेक्शन पहले आई थी, ये डिफरेंट है। इसका इलाज भी मौजूद है और वैक्सीनेशन भी मौजूद है। ये ज़रूर इसके अंदर एक अहम बात है कि वैक्सीनेशन के बावजूद केसेस भी सामने आएंगे, लेकिन बहरहाल वैक्सीनेशन प्रोटेक्शन बिल्कुल इसकी देती है। ये कौन सी वैक्सीनेशन है? क्योंकि यहाँ तो डॉक्टर्स के हमें वैक्सीन का नहीं बता रहे थे, कहते नॉर्मल आप मेडिसिन लेंगे, पेन किलर्स वगैरह। नादिया, यही मैं कहूँगा कि वैक्सीनेशन जो फ्लू की वैक्सीनेशन होती है Flu shots. पाकिस्तान में खास तौर, हाँ जी बिल्कुल एग्जैक्टली है, WHO जो है वो पाकिस्तान को प्रोवाइड करती है, और वही फ्लू वैक्सीनेशन जो है वो पाकिस्तान में भी दस्तयाब है, और वो बिल्कुल लगानी चाहिए। क्योंकि देखें, दो तरीके होते हैं किसी भी बीमारी को या कंडीशन को डील करने के। एक तो है कि उससे बचाव किया जाए। तो जब हम वैक्सीनेशन कराते हैं तो नेचुरली हमारे जिस्म का जो मुदाफ़ाती निज़ाम है वो हमको इस बात के लिए तैयार करता है कि अगर हमें फ्लू इन्फेक्शन हो आया तो इन्फेक्शन से बचाव हो, और अगर इन्फेक्शन हो भी जाए तो जिस्म उसको डील करने के लिए या उसको हैंडल करने के लिए तैयार हो। और दिस इज़ एग्जैक्टली जो फ्लू वैक्सीनेशन करती है, और बिल्कुल पाकिस्तान में अवेलेबल है। और आई थिंक एक अहम सवाल ये भी होगा कि कौन कौन लगवाए इस वैक्सीनेशन को। जी जी तो ये भी हमने मैं कल खास सवाल उठाया जी था जी ना। जी बताइए, आप भी बताइए। जी 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 तो ख़ास तौर से कुछ हजरात जो हैं जिनको या कुछ लोगों के लिए ज़्यादा अहम है, जैसे कि आम तौर पे जिन अफराद की थोड़ी उम्र ज़्यादा हो, जैसे कि 65 साल से उम्र के ज़्यादा अफराद। फिर इसके अलावा वो अफराद जिनको कुछ ख़ास मेडिकल कंडीशंस हों, जैसे कि जो लोग खुदा खासा कैंसर की ट्रीटमेंट से गुजर रहे हैं, जैसे कीमोथेरेपी से। फिर वो लोग जिनको लॉन्ग टर्म कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे कि हम आमतौर से कहते हैं कि दमे की शिकायत है, एस्मा, जिनको फेफड़ों की कोई लॉन्ग टर्म शिकायत है, जैसे कि आमतौर से COPD जिसे हम कहते हैं। इसके अलावा ऐसी लोग जिनको किडनी की शिकायत हो, जैसे कि डायलिसिस पे जो हजरात या लोग होते हैं, वो ना लगा। नहीं वो नहीं, वो बिल्कुल लगवाएं। वो लगवाएं, अच्छा। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल इन सब पेशेंट्स की या जो लोग इन कंडीशंस का शिकार होते हैं, उनके अंदर जिस्म का मुदाफ़ाती निज़ाम कमज़ोर होता तो है। व्हाट अबाउट द जिस वजह रेस्ट से जो और प्रिवेंट करना चाहते हैं वो ना लगाएं? बिल्कुल लगवाएं। मैं वो भी कहूँगा लगवाएं खास ना। तौर से देखें कोई, जी जी बिल्कुल, इसलिए क्योंकि जो भी कंडीशन फैल रही है, खास तौर से अगर फ्लू फैल रहा हो, तो हम इस बात को जानते हैं कि ये आम तौर से बहुत ज़्यादा लोगों को फैल रहा है। तो जी, जी। अगर वैक्सीनेशन लगवाएंगे तो जो लगवाएगा उसका जिस्म का मुदाफ़ाती निज़ाम इस बात लेकिन में उनको डॉक्टर तैयार इमरान, करेगा। जब हम बात करते हैं ना कुछ डॉक्टर से, वो सिंपली कहते हैं नहीं जी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं करेगा, वायरस के लिए तो कोई वैक्सीनेशन काम नहीं आएगी, इसके लिए पता नहीं। फिर इट्स सो हार्ड कि सब एक उस पे कॉमन ग्राउंड पे क्यों नहीं है कि लगानी है, फ्लू शॉट लगाएं, क्यों नहीं सब बिल्कुल, अग्री नादिया, करते डॉक्टर्स? ये मुझे नहीं समझ आता। आपका कंसर्न बिल्कुल दुरुस्त है। देखें, इसमें एक बड़ा बुनियादी सा एक फ़र्क है। मैं कहूँगा कि पाकिस्तान में शायद इस फील्ड में थोड़ा सा ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है कि बाहर जिस तरह हम डेवलप वर्ल्ड या वेस्ट की बात करते हैं, वहाँ पे एक हेल्थ केयर सिस्टम को एक ख़ास स्टैंडर्ड्स के थ्रू ले जाया जाता है। वहाँ पे एक बड़ा रोबस्ट हेल्थ केयर डिपार्टमेंट होता है। फिर जो वहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं मेडिसिन की, हम इसे कहते हैं एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, यानी कि डॉक्टर या क्लिनिशियंस अपना पर्सनल ज़ाती राय जो होती है उसको खाली इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि
जो एविडेंस आ रहा होता है, जो इंफॉर्मेशन रिसर्च और साइंस के थ्रू आ रही होती है, उस पे बेस्ड डिसीजंस लेते हैं। सही। तो पाकिस्तान में थोड़ा सा इसका काम करने की जरूरत शायद है। फुकदान है। हाँ जी, मुझे बिल्कुल, मुझे बिल्कुल। इमरान साहब मुझे ये बताएं कि हम यूके की अगर बात करें तो देखें क्या कैपेसिटी भी है, क्योंकि प्रॉब्लम तो ये ना आप कह रहे हैं कि इसकी वैक्सीन भी है, सब चीज़ है, लेकिन अगर लाइंस में लोग लगे हुए हैं और मौका ही नहीं आ रहा वैक्सीन का, वहाँ ट्रीटमेंट का मौका नहीं आ रहा, तो ये तो फिर फैलने का खदशा है ना। और ट्रैवलिंग कितनी होती है यूके में, देखें आप टूरिस्ट की, दुनिया भर से लोग आते हैं वहाँ से वापस जाते हैं, तो ये दुनिया में फैलने का खदशा है ना इस तरह। बिल्कुल बिल्कुल, देखें ये ट्रेंड ज़ैब अगर देखें तो ये नोट किया जा रहा है कि ये शायद ग्लोबल एक तरह से ट्रेंड आया है कि फ्लू वायरस थोड़ा सा ज़्यादा इस साल का रेजिस्टेंट है। तो इसमें दो चीज़ें, एक तो बहुत मैं अहम कहूँगा कि देखिए जहाँ तक बरतानिया का अपना ताल्लुक है तो यहाँ पे एम्पल यानी कि बहुत वाफिर मिकदार में वैक्सीनेशन अवेलेबल है, और ये पेशेंट्स को टाइम टू टाइम उनके अपने डॉक्टर्स भी कांटेक्ट करते हैं, और मीडिया भी उन तक ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश करता है कि आप फ्लू वैक्सीनेशन बिल्कुल लगवाएं। तो जहाँ तक अस्पतालों की कैपेसिटी का ताल्लुक है तो खुदा खास्ता ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है कि अस्पतालों में कैपेसिटी नहीं है, अभी भी एम्पल कैपेसिटी है, क्योंकि हमको इस सिलसिले में कोविड के टाइम से काफ़ी एक्सपीरियंसेस भी हैं, और एक तरह से वो मेमोरी मौजूद है जिसके जरिए हमारे हम जो लोग हैं वहाँ किसी पर तो भी- अलग पिक्चर बताते हैं ना, अक्सर जो हमारे लोग वहाँ रह रहे होते हैं। खबरें कुछ जरा अदरवाइज भी बोलती हैं। अच्छा डॉक्टर इमरान, एक और चीज़ बताएं, जैसे मेरी फ्रेंड बीमार, मैंने उसको कहा कि फ्लू शॉट लगवाओ, कहती अब तो मुझे हो गया है, मैं बीमार हो गई हूँ, पहले लगवा लेती, अब क्यों लगवाऊं? तो जिनको हो गया है ये सुपर फ्लू, तो वो उसके बाद लगवा सकते हैं फ्लू शॉट या नहीं? जी बिल्कुल, अगर रिकवर कर गए तो रिकवर करने के बाद बिल्कुल फ्लू शॉट लगवाएं। क्यों? देखें, जब आपको कोई इन्फेक्शन होती है, एक खास हद तक आपका मुदाफ़ाती निज़ाम उस इन्फेक्शन के बाद उसके लिए तैयार होता है। फ्लू वैक्सीनेशन जो होती है एक मुस्तनद तरीका है जिसके थ्रू जिस्म को फ्लू इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए तैयार किया जाता है, और यही वजह है कि मैं बिल्कुल रेकमेंड करूंगा कि अगर उनको इन्फेक्शन हुई भी है, अगर सेटल हो गई हैं, बेहतर महसूस कर रही हैं, तो उसके बाद फ्लू वैक्सीनेशन बिल्कुल तो ये, और इसका कोई है कि खास मेक का हो फ्लू शॉट, हम उसको चेक करें कि हमें कहाँ किस कंपनी का लगा रहे हैं, क्या उसमें देखें कि ये ऑथेंटिक या सब ठीक है? यहाँ पे बरतानिया में, क्योंकि जिस तरह मैंने अर्ज किया था नादिया, क्योंकि यहाँ पे यहाँ के लिए सिस्टम बताएं ऐसा ना, है हमारे लिए पाकिस्तान के लिए। हाँ। जी पाकिस्तान में नादिया WHO क्योंकि फ्लू वैक्सीनेशन प्रोवाइड करती है, तो वो बिल्कुल ऑथेंटिक होता है और रिलायबल होती है। बस इम्पोर्टेंट बात ये कि ऑब्वियसली थोड़ा सा पाकिस्तान के लिहाज से ये देखना पड़ता है कि जिस जगह से अवेलेबल है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है पाकिस्तान से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, तो थोड़ा सा ये इस बात का इंश्योर कर लिया जाए कि वो ऐसी जगह से आप ले रहे हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में क्या फ्री ऑफ कॉस्ट ये प्रोवाइड करती है WHO, या ये हमें पैसे दे के लगवानी पड़ेगी? जी WHO तो ये पाकिस्तान को एक फ्री ऑफ कॉस्ट ही प्रोवाइड करती है। अब ये लोकल हेल्थ केयर हमारी जो पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ हैं उनका फिर ये प्रोग्रेटिव होता है कि वो वाइल किस चेक तरह कर लेना, इसको लगवाते हुए चेक कर लें कि ये बंद है, सील्ड है, इसका नाम क्या है, बिल्कुल, एक्सपायरी क्या है, ये जरूर बिल्कुल, चेक करें, बिल्कुल, पता नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल इस बड़ी बात बड़ी पे अच्छी बात है। अच्छा, बच्चे लगवा लें, बच्चे जो हैं इनका जी। कोई किस एज से यूके जी में क्या बिल्कुल, है? तो बिल्कुल मैं तो इसमें यही अर्ज करना चाहता कि नादिया, बच्चों के अंदर खास तौर से 2 से 3 साल के बच्चे या स्कूल गोइंग बच्चे, इन दोनों में बहुत अहमियत होती है, क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जिन लोगों का इंटरेक्शन ज़्यादा है, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं तो आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, तो इस तरीके से ही फ्लू फैलता है, तो उनके अंदर लगवाना बहुत अहम है। छोटे बच्चों की आमतौर से थोड़ी सी वैक्सीनेशन डिफरेंट होती है, नेजल वैक्सीन होती है इंजेक्शन के बजाय। अच्छा। तो बिल्कुल जी बिल्कुल, थोड़े से बिल्कुल। तो ड्रॉपर्स थोड़ी सी भेज दें यार, वैक्सीन- बोतलें थोड़ी यहाँ भेज दें डॉक्टर इमरान। आप इतना अच्छा माशाल्लाह प्यारा बोलते हैं ना आप, मतलब आपको तो वैसे ही मिलके आती तबीयत ठीक हो जाए। आप वो डॉक्टर कहते हैं एवरीथिंग इज परफेक्टली फाइन, कोई मसला नहीं है, देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। तो ये कहानी है कि सूरत हाल बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है, कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये ऑन द कॉन्ट्रेरी जो हमें पिक्चर थोड़ी सी नजर आती है वहाँ पर यूके में, हेल्थ सिस्टम काफ़ी ख़राब है उनका, वो हमें ये रिपोर्ट्स मिलती हैं जो हमारे लेकिन जो रिश्तेदार दवाइयाँ रहते लग हैं। रही हैं वो आपकी ऑथेंटिक हैं, जब इलाज शुरू हो जाता है तो वो इलाज ठीक होता भी है, कि आपको ये नहीं होता कि यार कोई गलत इंजेक्शन, गलत चीज़ ना मुझे लग जाए, पता नहीं इसमें क्या हो, मिलावट वगैरह, वो जो यहाँ कुछ लोग कभी करते हैं ना गड़बड़, हाँ, वो वो वहाँ बहुत नहीं होती। डैमेज करती है। वो एटलीस्ट वहाँ आपको पता है कि वो ये नहीं हो। देर से आएगा नंबर लेकिन आ जाएगा,
जब बीमारी ठीक हो डॉक्टर जाएगी। इमरान ने कहा जगह बहुत है जी अस्पतालों में, हाँ। आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन मिल रही है, हाँ पता गलत आपने वीडियो बना के ना हमें बीमारी। उधर आप गलत वीडियो बनाते हैं, इधर हम परेशान हो जाते हैं ना, कितना त्राह निकल गया जिसको लेकिन कहते हैं। बीमारी खुद ही चली हाँ, जाएगी। हाँ, हाँ। अच्छा, जब नंबर आएगा तो बीमारी नहीं होंगे आप। कौन हाँ, कहेंगे, मुझे जरूरत लोग नहीं। वीडियो बना रहे हैं कि जी अस्पतालों में यूके में जगह नहीं है, इतना सब सुपर फ्लू जो फैल गया है उनसे वो क्या कहते हैं बर्दाश्त नहीं हो रहा, संभाला नहीं जा रहा, हॉस्पिटल जो हैं बिल्कुल जो है कर नहीं पा रहे अकोमोडेट। झूठों अब वो झूठे या कौन झूठे? डॉक्टर इमरान एक ने ब्रेक के बाद। फ्रॉम मैनचेस्टर आपको एक्सपोज कर दिया। Expose तो जो कर आप देखते हैं सुनते हैं ना ये रीलों में, सही झूठ है। बात है। हाँ, जा सकते हैं आप, जाएं, आपको कोई मसला नहीं है, हाँ। एडमिशन मिल जाएगा आपको, सब कर सही है लेंगे, बाबा। एडमिट कर लेंगे आपको, सब सब ठीक है, सही। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद कौन है हमारे साथ? झूठे हैं ये लोग क्या? हाँ, हाँ, ब्रेक के बाद ब्रेक अभी रैम्बो भी आएंगे, रैम्बो से बातें होंगी। माय नेम इज रैम्बो, जॉन रैम्बो ऑन राइज एंड शाइन। कीप वाचिंग, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और कुछ लोग इतने मुफाद परस्त होते हैं कि शुरू एक्टिंग हाँ, एक्टिंग शुरू। लेकिन वो लोग अगर आपके फैमिली में से हों, अपनी बेटी, बेगम, मियाँ, बेटा, फिर तो क्या फिर आप क्या करेंगे? ये जो थीम है ना, ये हमारे ड्रामों में एवरग्रीन है। जितने भी आप लालची लोग ड्रामों में दिखाते हैं, लोगों को बड़े पसंद आते हैं। मुझे खुद पर्सनली लालची लोगों के ड्रामे बहुत पसंद हैं। अच्छा, बड़े लालची engaging लोग और भी बड़ा उनके आई ड्रामे। लव लालची वाला मजे क्या होते हैं? सीन्स उनके इतने मजे की स्कीमें होती है ना, होता है मसालेदार। तो इसलिए ऐसे सही बात। कहते हैं ना, रोज भी ऐसा ड्रामा चलेगा ना जिसमें लालची लोग हाँ, दिखाएंगे, लोग आप देखते हैं। देखेंगे, रेटिंग आएंगी, व्यूज आएंगे, और लेकिन ये कि शक्लें बदलती रहती हैं। तो किसकी बात कर रहे हैं आप? इस दफा हाँ। जी, इस दफा आप साहिबा को देखेंगे शदीद लालची, रैम्बो की बेगम मुफाद परस्त में इस ड्रामे में, हाँ, और बेटी तो एक नेक्स्ट लेवल लालची है। जी हाँ, जो मेहरू है, एक से बढ़ के एक है ये। हाँ, लालची फैमिली की बात ही कुछ और है, अलग ही डायनामिक्स होते हैं इनके। तो हम जरा बात कर लेते हैं ना भाई, मफाद परस्त में जिनकी एक्टिंग की बात भी हो रही है और बहुत ज्यादा अच्छी एक्टिंग हुआ है। अफजल खान, जॉन रैम्बो। माय नेम इज रैम्बो, माय नेम इज रैम्बो, जॉन रैम्बो, द रैम्बो। कॉकरोच किलर। कॉकरोच किलर, क्या बात है भाई। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रैम्बो कैसे क्या हैं हाल आप? है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मनु डांगा बजिया ने क्या लगी? वही जुगत की है भाई, अच्छा, हाँ, जुगत नहीं, की मुझे आवाज है, कम आई। आगाज ही जुगत से हुआ है। नहीं, वैसे रैम्बो को तो सामने होना चाहिए था, हमारे साथ बैठा हो, ये तो उसको देखने में इतना मजा हाँ। आता है, कॉमेडी वगैरह जो टाइमिंग है। रैम्बो तो- है ना? जी 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 बोले। अच्छा, मुझे ये बताओ कि भाई ये जी बोले, हाँ हेलो, क्या हो गया? हाँ जी आवाज नहीं आ रही मेरी। मेरा ख्याल आवाज आ रही है रैम्बो, आवाज आ रही है आपकी। अच्छा रैम्बो, मुझे बताओ, माशाल्लाह इतने अच्छे ड्रामे चल रहे हैं, एक में बेटा, ठीक है ना, शरपसंद में, मुफाद हाँ जी। परस्त में बेगम और आप खुद, फिर बेगम हाँ एक और जी। ड्रामे भी, माशाल्लाह आप लोग बड़े बिजी जा रहे हो भाई सब। बस ये आपको क्या बताएं, हमें सैमन स्काई वालों ने बस यहाँ रोक लिया, पक्का एक ड्रामा करवाया, उसके बाद जाने ही नहीं दिया, तो रोक अब लिया। हाँ, तो लाहौर से अब आप मूव कर गए हो कराची, राइट? लो ये 1 साल हो गया है। कैसा लग रहा उन्होंने है? कहा भाई कहीं नहीं जाना। बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़े टाइम से पैसे देते हैं सैमन स्काई वाले। अच्छा, पहली बात ये की है, यानी इसका मतलब दिल दुखी है, दिल दुखी है लाहौर वालों से। वरना क्या बाकी जगह ऐसे नहीं होता? नहीं दुखी नहीं है, मैं कह रहा हूँ, नहीं मैं तो इन्हीं का काम कर रहा हूँ ना, तो इतना तो कभी इतना अच्छा डील ही नहीं किया, फोन ही नहीं करना पड़ता, पैसे टाइम पे आ देते हैं। असद भाई, अब्दुल्ला भाई, हाँ, और क्या बाजी, चाहिए? बड़ी अच्छी टीम है, क्या बात है। वेरी सही यार, ये पैसे की बात, ये सही बात है, यानी इसके बाद जो भी बात करता है मिलते और नहीं भाईजान दिल में। मेहनत मिल जाए तो फिर बंदे का दिल करता है ना सही काम बात करने है, आप को। बिल्कुल सही और कह रहे हैं। टाइम से पहले मिल जाए। और ये हर कोई ऐसे नहीं करता, बहुत सारे लोग ऐसे नहीं करते, प्रोडक्शन हाउस जी, को बड़ी जी। तकलीफ होती है। तो मुझे ये बताएं, बेगम के साथ काम करके कैसा लग रहा है इस ड्रामे में? सबसे पहले तो ये बताऊं कि ये लालची सचमुच है नहीं, वरना ये मुझसे शादी ना करती। वो तो हमें पता है। वो तो है, बहुत ही प्यारी है, बहुत प्यारा। अच्छा, couple पहले ही डिफेंसिव पे आ गए ना, ना। पहले ही डिफेंसिव पे आ गया। ड्रामे में बताओ, जो बेगम है और जो बेटी है, जो इतने लालची बने हुए, तो आप कैसे डील कर रहे हैं ऐसे फैमिली के साथ? ओए ओए बड़ी मुश्किल से डील करता हूँ भाई, एक से बचता हूँ, दूसरा काबू कर लेता है। वो दूसरी बल्कि कर लेती हैं, दोनों खवातीन है ना, क्या करें। तो आजकल बंदों के रोल भी ऐसे हैं, अच्छा बेटा आगे हो, अच्छा किधर जा रहे हो,
हाँ। तो बंदों का तो कुछ ही नहीं है, क्योंकि ड्रामा जो है वो औरतों के गिर्द घूमता है, तो औरतों के रोल जो हैं वो बहुत मजबूत होते हैं, तो वो छाई होती हैं घर में भी बाहर भी, ड्रामे पे भी। होम मिनिस्टर चाहे होते हैं भाई, हाँ बिल्कुल, होम मिनिस्टर्स का काम। कॉमेडी जो आपका फोटे है, और वो मिस करते हो आप, वैसे वाला एक ड्रामा? वो तो मैं बहुत मिस करता हूँ, लेकिन ये है कि मुझे ये जो दो ड्रामे इन्होंने दिए हैं सेवंथ स्काई में, इसमें ये है कि अब लोगों को यकीन हो गया कि नहीं यार ये सीरियस भी कर सकता है, वरना तो छाप लगी हुई थी। कॉमेडी की छाप, हाँ सही कह रहे हैं फिर वो कैरेक्टर। वेरिएशन का भी। तो ये रेबो मुझे मूवीज का भी बताए ना, ये ड्रामा तो है मूवीज एक दो तो बनी रही हैं, लेकिन आप कर नहीं रहे, क्यों? मैं मूवी मतलब कर रहा हूँ, क्यों नहीं कर रहा, जब बुलाएंगे तो करूंगा। अच्छा, ये सी। हाँ, और हम लोग देखते भी हैं कि जो मूवीज बन रही हैं उसमें फिल्म वाले जो एक्टर्स हैं वो कम नजर आते हैं, ज्यादा टीवी के ही एक्टर्स नजर आते हैं। जी जी जी। ये क्यों पता है? नहीं, अब तो देखें फिल्में इतनी बन नहीं रही, जो बन रही हैं जो 2-3 अदारे हैं, माइयों भाई बना लेते हैं, फात की प्रोडक्शन है, तो जाहिर है वो साल बाद एक आध फिल्म बनती है, तो वो उनकी अपने लिए होती है, तो उसमें वो सबको कैसे बुला सकते हैं जब कैरेक्टर्स ही नहीं है। और बड़े पर्दे का एक्टर बड़े पर्दे का ही होता है ना, है ना? हाँ, उसमें फर्क तो होता है थोड़ा बहुत, वो क्योंकि मुझे भी बहुत दफा प्रॉब्लम होती है, और ड्रामा करते करते अचानक ख्याल आता है कि नहीं थोड़ा ये ड्रामा है हल्का, जरा नीचे थोड़ा हल्का, तो वो एक है फर्क है। तो मूवीज ना चलने की वजह भी यही है फिर, इसका मतलब है ना? कम बनती शायद क्योंकि फिल्मी एक्टिंग और टीवी की एक्टिंग, ड्रामा, देखिए मैंने टीवी किया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने इज्जत दी, मुझे टीवी की एक्टिंग का भी पता है, मैंने थिएटर किया, मुझे थिएटर का भी पता है, फिल्म तो की है, 200 फिल्में की हैं माशाल्लाह से। अब ये है कि तीनों में अलग अलग आपको एक्टिंग करनी पड़ती है। मैं टीवी वाली एक्टिंग फिल्म में नहीं कर सकता, फिल्म वाली टीवी में नहीं करने देते, तो स्टेज वाली दोनों में काम आ जाती है, क्योंकि उसमें बॉडी के एक्शन भी करने होते हैं, एक्सप्रेशन भी देने होते हैं। टीवी है वो आपके फेस तक की एक्टिंग है, फिल्म का है कि पूरा बड़ा फ्रेम होता है, उसमें अपने बॉडी पूरी भी मूव करनी है, घूमते हुए हाथ भी खोलने हैं, जल्दी टर्न भी करना है, तो वो बड़ा फर्क है। तो जब ये मिक्स एक्टिंग करेंगे ना फिल्म में भी, टीवी और फिल्म के एक्टर, तो नहीं चलेगा, तो फिर शायद एक माहौल बनना शुरू हो जाए, एक दूसरे को देख के कि नहीं यार ऐसे हो रही है तो मैं भी ऐसे करूं। वो क्यों नहीं हमारे यहाँ कहते हैं इतने अच्छे क्लासिक ड्रामाज हैं, उसका रीमेक बने, गेस्ट हाउस है ना, गेस्ट हाउस दोबारा बने, आज भी लोग देखेंगे, इतने मजे के थे, और भी ऐसे कुछ सीरीज हैं, क्यों नहीं बनती दोबारा? मुझे सोशल मीडिया पे और जो लोग मिलते हैं वो बहुत मैसेज आते हैं, मिलके भी कहते हैं, मैसेजेस बड़े आते हैं कि जी पार्ट 2 बनाएं, गेस्ट हाउस पार्ट 2 बनाएं। वो टाइम और था, अब टाइम बड़ा और है, उसको अगर लिखेंगे भी तो बड़े एक नए तरीके से लिखना पड़ेगा। जाहिर है 30-32 साल का टाइम गुजर चुका है, तो फिल्में बनती हैं जरूर, और वो कि कोई बनते आप तो उसको नहीं सोचा प्रोडक्शन का कि जी मैं प्रोड्यूस करूं, आपके तो फ्रेंड्स भी प्रोड्यूस करते हैं ड्रामास, व्हाई नॉट यू? मैंने किए भी हैं, ड्रामास किए हैं फिल्म के लिए। अब फिल्म इतनी महंगी हो गई है कि कैसे बंदा कर सकता है, बिल्कुल ब्रेक इवन पे ही नहीं पहुंचते जा रहे प्रोड्यूसर्स, तो वो कौन इस पे इन्वेस्ट करेगा? अच्छा, बेटे के बारे में बताएं, एहसन के बारे में। जब मैं इसको स्क्रीन पे देखती हूँ, कि मैं तो छोटे से उसको देख रही हूँ, तो मुझे तो इतना प्यारा लगता है, अपने बच्चों की तरह दिल खुश हो जाता है। अभी तो जो उसके आ रहे हैं ना यूरोप के सीन्स, पीछे जबरदस्त चीट किए हुए, बहन और माँ से फोन पे बात कर रहा है शरपसंद में तो एहसन के करियर के बारे में बताएं कि कराची मूव करके उसका करियर एज एन एक्टर जो है उसको कितना फायदा हो रहा है? जी हमें बड़ी उम्मीद है उसे। अभी 1 साल और 1-2-1.5 महीना हुआ है, अभी तो 1.25 साल नहीं हुआ। उस हिसाब से देखा जाए तो वो बहुत मेहनत कर रहा है, और बड़े स्लो एंड स्टडी विन द रेस वाला काम है। तो एकदम ये नहीं कि जी हमारा बेटा है तो लीड में हम उसे दिलवा दें, या हमने आके कहा कि जी ये जगह है, यहाँ काम करना है, 1-2 प्रोडक्शन हाउसेस से मिलवाया। उसके बाद वो 1 साल अकेला रहा, फिर हम उसे सेट करने आए कि चलो एक गेस्ट हाउस में था, ये C5 में, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, सारे एक्टर्स वहीं होते हैं, तो उसको सेट करने आए,
तो हमें भी काम मिल गया कि जी आप आए हुए हैं तो एक और ड्रामा आपको कर लगा लें। कि इतने साल से आप इस इंडस्ट्री में, तो लोगों ने आपकी हेल्प की बच्चे के करियर को लेके, उसको सिखाने, नहीं, उसके नहीं, काम नहीं, वो में लगता है हेल्प ऐसे ही किया है लोगों कि- ने? नहीं, मिले जरूर हैं, काम उन्होंने अपनी मर्जी से दिया है। हमारे पास में होता तो हम तो कहते जी डायरेक्ट लीड पे ले लें। अब पहले उसने थोड़ा थोड़ा करके करता रहा, अब माशाल्लाह 8 बजे का ड्रामे तक वो चला गया है, खुद गया है, खुद उन्होंने लोगों ने लिया है, उसे देख के पिछला ड्रामा देखा, दूसरा देखा। सही। लेकिन वो जो पहला उसने किया था, पहला भी उसे सैमन स्काई ने किया था, लेकिन उस वक्त वो बहुत छोटा था। बिल्कुल, फिर कॉमेडी जब में, बाबर अली रमजान के में। साथ उसने किया ना, वो जो ड्रामा मुझे नाम गरम, उसमें उसने बहुत सीखा, बाबर अली ने उसे सिखाया और जवेरिया ने उसे एक दो लोगों से मिलवाया, तो उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ने नहीं, बड़ा किया कि- स्लो और बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग काम भी है ये, कि आप बिल्कुल। जितना जी। समझ रहे होते हैं और बच्चों को समझाना कि बेटा सब्र, लगे रहो। ऐसे में एहसन आपके पास कभी आया फेडअप होके या फ्रस्ट्रेट होके कि पापा ऐसा क्यों है, नहीं, और वो आपने शुरू में- एडवाइस दी शुरू में- उसको? शुरू में आया था, है ना? कहता बाबा 6 महीने हो गए हैं यहाँ बैठ रहा हूँ, सबसे मिला हूँ, सब जानते भी हैं, बात भी करते हैं, टाइम भी देते हैं, काम नहीं दे रहे काम। मैंने कहा बेटा टाइम लगता है, टाइम लगेगा, कभी-कभार एकदम स्टार आ किड्स की जाओगे मुश्किल ना हो तो जाती है। एकदम कहीं गायब हो जाओगे। बिल्कुल मेहनत सही। करके आहिस्ता आहिस्ता आओगे ना तो आज अब बड़ा खुश है। अब उसे ऑफर आती है माशाल्लाह से, तो वो सोच समझ के एक करता है, 1 2 3 की आती है तो एक वक्त में एक करता है। सही है। अच्छा रैमो, आपको याद है आपने एक मूवी भी की थी डोंकी राजा के नाम से, जी जी जी। और कितनी वो हिट हुई थी। तो मैंने ये समझा कि रैम्बो जो है ना वो रिस्क लेने में हिचकिचाते नहीं है। एक तो वेरिएशन बहुत ऐसे वो क्या था एपिसोड, फिर आप आए भी थे उस इदारे में, हम लोग बैठे हुए थे और साथ आपने एक्ट भी किया था, याद है आपको? जी जी बिल्कुल बिल्कुल याद है, बिल्कुल याद बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। देखें, अब मैं एक्टर हूँ, मेरा कोई और काम नहीं है, 1 2 काम किए नहीं चले, नुकसान हो गया, तो फिर अब मेरे पास तो एक्टिंग है, मुझसे यही करवा लें। अब एक्टर है, अब अगर फिल्म नहीं बन रही तो मैं टीवी करूंगा, अगर टीवी में काम नहीं मिलेगा तो मैं, मतलब ये एक मेरे लिए एक नया तजर्बा था। लेकिन पहले मुझे लगा कि यार मैं, मतलब अगर पंजाबी में कहूँ तो कोता जो है ना वो एक अजीब सा लगता है। सही बात है, कोता। तो मैंने कहा यार मैं कोते की आवाज निकालूंगा, मैं बड़ा सोचता रहा। तो मुझे उसमें अगर आप सच बताऊं ना, तो मुझे एहसन और जैन ने, जब मैंने उनसे कहा कि यार ये काम हो रहा है, छोटे छोटे थे ये, हाँ, मुझे एहसन ने यूं नेट पे बताया कि ये देखें जी हॉलीवुड के, बॉलीवुड के इतने इतने बड़े नाम बाबा करते हैं, तो आपको क्या है, आप करें। बिल्कुल। तो मैं करने को तैयार था, लेकिन मैं सोच रहा था कि यार लोग मुझे आवाजें मारेंगे, खोता खोता कहेंगे। तो कोई ऐसा हुआ हाँ क्या? ना, वो और क्या था, हाँ ना। है ना? नहीं, किसी ने कहा भी, किसी ने तो लोग मेरा पसंद बड़ा किया होगा, लेकिन क्या छेड़ा भी किसी नहीं, ने? वो डायलॉग था ना एक। क्या? नहीं नहीं नहीं, वो छेड़ा क्या जी, वो बच्चे मेरी कॉपी करने लग पड़े, है ना, नकल वही करने तो। लग पड़े। गेस्ट हाउस के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी चीज को फॉलो किया या कॉपी की या बच्चों ने जनाब, बेशक। वो तो पूरे उसके गाना गाते थे, वो मेरा डायलॉग बोलते थे। वो क्या डायलॉग था वैसे, वो थोड़ा सा सुना देना। माई ना मंगू मंगू जान मंगू द वॉशिंग मशीन। क्या नहीं, बात देखिए है। भाई, हॉलीवुड की बड़ी बड़ी एनिमेशंस जो मूवीज हैं वो उसमें हैं, एनिमल्स के कैरेक्टर्स हैं या बिल्कुल कुछ, ऐसे ही, और हाँ, इतने बड़े-बड़े cute स्टार्स लगते करते हैं उसमें। नहीं, हमें तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये कि तपाया भी आपने बहुत, मेरा बेटा रिपीट पे ये देखता था हाँ बिल्कुल ऐसे ही। डोंकी राजा और वो सारे मुझे अच्छा लगाने रैम्बो, पड़ते जरा थे कुछ ये बार-बार। वाली बातें भी हो जाए ना। संगीता अपा ने कोई बात की भाई सऊद के बारे में, और वो तो उस दौरान क्या, मतलब ये मामला बड़े। संगीता बाजी जो है ना वो बस हमारी बड़ी है, क्या कहें, और वो भी उन्होंने कुछ जानबूझ के नहीं की होगी, जाहिर है। काम, जब आप काम कर रहे होते हैं तो बहुत सारे दोस्तियां भी होती हैं, नाराजगियां भी होती हैं, दुश्मनियां भी होती हैं, तो वो बस फ्लो में उनसे निकल गया है। तो ऐसा कुछ नहीं था। और वो पता है मजाक की टोन नहीं, में, ऐसा मजाक कुछ की नहीं था का उसमें मतलब। वैसी कोई वाकया बता रही हूँ। जी क्या कह रही हैं? मैंने कहा मजाक में नहीं होता, कहानी कोई बता रहे होते हैं ताकि वो हाँ फनी जी, भी ऐसे- लगे, ऐसे हो जाता ऐसे है, ही, हो जाता है, आई एम हाँ जी। श्योर, बिल्कुल नहीं उनका नहीं, भी मैं यही ये कह रहा मकसद हूँ होगा। आपने, ऐसा कुछ नहीं था। नहीं नहीं, हल्का हल्का हो भी तो क्या है। हल्का लेकिन हल्का। नहीं,
लेकिन ऐसा नहीं है तो मतलब हल्की हल्की मौसीकी चलती रहे। और इनको तो नादिया जी आपको तो ज्यादा पता है, आप तो हमें उस वक्त भी बिल्कुल। आती थी कैमरा लेके माइक लेके, इतना अच्छा आप उस वक्त भी शो करती थी। जितनी मैं जब शो- सबकी मैं बताऊं जितने मैं सबके राज रखे हुए ये बताए रहमो तुम्हें अच्छी तरह, मैं बिल्कुल देखिए, सालों के ना राज लेके पेट में दर्द होता है मेरा, लेकिन अब वो हमने सेटिंग कर ली है। नहीं, लेकिन धीमे सुरों की कभी भी मौसीकी नहीं। साहिबा के बाद तो मैं आपके जहन में कहीं आई नहीं होगी, वहमो गुमान से और निकाल दी मेरे होगी। साथ तो ना लोग कितने एक्टर्स ने शादियों के जो उनके बीच में मामलात थे मशवरे करते थे, ब्रेकअप हो गया, दिल टूट गया, उसने ऐसे किया, मुझे तो ऐसे राज पता है, मैंने कभी नहीं बताऊंगी, नेवर। लेकिन रैम्बो धीमे सुर तो अब तो नहीं चलते ना, अब तो कोई ख्याल में भी नहीं है कुछ जरा भी। हाँ नहीं रैम्बो क्या कह रहे हैं, क्या रैम्बो मेरे तो पहले भी कोई ख्याल में नहीं था, एक ही खातून थी। ये वो बात तो सही है, है। गवाहों में ये तो उसकी। वो नादिया तो गवाह है, अब सारे स्टूडियो गवाह है इस बात का। तो सही बात, बिल्कुल। बड़ी मुश्किल से। नादिया जी अब हमारे शादी से पहले भी स्टूडियो आती थी, मुलाकातें थी, शादी भी इन्होंने हमारी कवर की थी, तब तो सोशल मीडिया नहीं था, वरना मेरी शादी बड़ी महंगी बिकती। ओए होए होए। इनको पता याद ही है जब केबल ऑपरेटर आए हुए थे शादी कवर करने इसकी। अच्छा, हाँ जी, केबल पे उस चली थी। जमाने में तो ये था। और आपको ये भी याद होगा कि जब हम बारात लेके आए तो आगे हाउसफुल था, बिल्कुल। सिनेमा में था। हमने कहा जी आप कौन हो? कहते हैं जी हमने तो कार्ड है, ये कार्ड। और कार्ड हमने देखे, मैंने तो भेजा ही नहीं था। हमारे कार्ड छप के 10-10 हजार के उस जमाने में बिके थे। हाँ ये बात सही। ऐसे कार्ड भी गया था। क्या बात है, हाँ। जबरदस्त। और फिर- मैं कैमरे माइक के साथ कवर कर रही हूँ शादी। अच्छा, क्या और तो आपको होटल मैनेजमेंट ने फिर ये किया था, हमारे बड़े अच्छे दोस्त एकदम नाम जेन से निकल गया है, जी तो उन्होंने फिर दूसरे हॉल के बीच में पार्टीशन हटा के उन्होंने कहा जी चलें अब एंजॉय करें, कोई मसला नहीं है। आने दो। फिर मतलब जो बातें कोई और लोगों के शादी इतने तो थी नहीं। फेवरेट कपल की शादी, तो व्हाई नॉट। अच्छा ये बताएं, ये भी रैम्बो यहाँ जब कराची शिफ्ट हुए हो, एक होता है कि लाहौर में एक अरसा गुजारा हो और उसके बाद आप एक दूसरे शहर में आते हो, तो क्या मुश्किलात हुई और क्या आसानियां हुई? मुश्किलात पहले तो रास्ते समझने में हुई, क्योंकि जब भी शूटिंग करने आते थे प्रोड्यूसर की गाड़ी में बैठे, पीसी से निकले, लोकेशन पे गए, वापस आ गए, शूटिंग खत्म हुई तो फौरन लाहौर पहुंचे, क्योंकि पीछे इंतजार हो रहा होता था, एक दिन फ्री नहीं होता था। अब यह है कि पहले तो रास्ते समझने पड़े, वो मुश्किल थी। फिर रास्ते थोड़े से रोड्स वो नहीं है जो लाहौर और इस्लामाबाद की हमें आदत पड़ी हुई है। आप भी इस्लामाबाद से आई हैं, आपको भी लगा होगा। बिल्कुल तो टाइम मेरा एक दिल करता है कि मैं कराची में ना सबसे पहले सफाई अगर मेरे पास में हो तो सुबह झाड़ू लेके मैं खुद करूं और लोगों को आदत डालूं, अपने घर के बाहर भी गंद ना फेंके। थोड़ा बहुत तजुर्बा भी है। और जब यहाँ आए हैं ना तो एक मजे की बात अब आपको बता दूं। हाँ, सारे दोस्त हैं, सबने साथ काम किया हुआ है, सिवाय 2-3 लोगों के किसी ने वेलकम नहीं किया, किसी ने कॉल तक नहीं की, यार आप यहाँ आए हुए हैं, बस कभी मिल गए, ओ अच्छा आए हुए हो यार, वेरी गुड, ओके मिलते हैं बस। नहीं तो क्या अच्छा मुझे बताएं, रैम्बो प्रोफेशनल जेलसी है? अच्छा, लाहौर में लोग बहुत मेहमान नवाज हैं, आपको यहाँ लगा कि यहाँ थोड़ा? मुझे नहीं, हमारे यहाँ कोई भी आता है ना, जो दोस्त है, नहीं भी है, सलाम दो है, मिले तो हुए हैं, काम नहीं किया तो अवार्ड पे मिले हैं, शोज में मिले हैं, तो जरूर मैं पूछता हूँ कि यार भाई आए हुए, बताओ कोई बात, कोई काम, तो यहाँ पे सबने काम किया हुआ है, फिर भी किसी ने नहीं पूछा। 2-3 लोगों ने पूछा है। अस्मा आपा ने वेलकम किया था, बरोज भाई का स्पेशल फोन आया था, जवेरिया सऊद तो वो घर की बात है, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया घर ढूंढने में, सेटल करने में। उसके अलावा किसी ने नहीं कहा कि यार आप आए हुए हो, चलो कभी इकट्ठे होते हैं। हमें तो आदत है रोज पार्टी करने की यार, वो तो अकेले नहीं बैठा जाता, तो फिर हमारी पार्टी जवेरिया सऊद के साथ ही हो जाती है। ये बहुत गहरी बात की है। अच्छा, हालांकि कितना काम अफेक्ट भी हुआ है, आपकी व्लॉगिंग रैम्बो नजर नहीं आ रही, यूट्यूब वीडियोस नजर नहीं आ रहे, साहिबा अपना सैलून भी छोड़ के आई होगी यहाँ कराची, ये कैसे मैनेज कर रहे हैं, है ना? और वो डाइट रिजीम जो है, वो सैलून चल रहा है अभी या उसको फिर क्लोज करना पड़ा, कैसे? वो तो हल्के नहीं, सैलून तो बंद हो गया जब ये आई है, इन्होंने यहाँ 3.5-4 महीने काम किया, वापस नहीं जा सकी, और जब सीजन में दिसंबर में वापस जाना था, ये गई हैं तो वहां उजाड़ पड़े थे, ये सीजन में जेब से पैसे डले हैं,
तो ये तो रोने लग पड़ी कि मेरा तो सारा काम खराब। मैंने कहा कोई नहीं, अल्लाह रिस्क दे रहे हैं ना। और दोस्तों यारा के अलावा अगर यहाँ किसी ने अदारे ने सपोर्ट किया है तो वो सेवन स्काई है। माशाल्लाह। और वो व्लॉगिंग, दोनों व्हाट अबाउट योर दोनों व्लॉग्स? इतने प्यारे व्लॉग्स आते थे, वीडियोस थी, वो भी मुझे होस्टिंग इतनी भी नजर थी, नहीं आ होस्टिंग रही भी थी। की है काफी अरसे। हाँ, वो YouTube वीडियोस क्यों नहीं बना रहे हो आप फैमिली के साथ? यूट्यूब अब यहाँ आके तो टाइम ही नहीं है मिलता। ना? ये मेरे तो अलग खुद ही अपनी मन- शूटिंग पे चली जाती हैं, एहसन माशाल्लाह अलग, और मैं अलग चला जाता हूँ, या मैं मेरा काम जरा थोड़ा है, इनका माशाल्लाह लेकिन दोनों का है, रैम्बो तो मैं घर में बनाते फ्री होता रहो। हूँ। आपकी मैं वीडियोस देखती थी, सिर्फ रैम्बो खड़ा होके ना कैमरा भी हिलता रहे, ये सिर्फ यहाँ से यहाँ चलेगा, साहिबा से बात करेगा, मिलियंस ऑफ व्यूज, मिलियंस ऑफ बिल्कुल ऐसे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा रैम्बो, मुझे बताएं, मुझे बात बताएं कि एक फादर को कैसे डिफाइन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे? बाप होना क्या फीलिंग है ये, और कितना थैंकलेस जिम्मेदारी है, है, कितनी जिम्मेदारी है। कितनी जिम्मेदारी है? भाईजान मैं असल में मेरा बेटा देखें इतने बड़े अदारे से डिग्री लेके वो एक्टिंग में आ गया, पहले उसने जिक्र तक नहीं किया। अब मुझे लगता है कि जो हमें प्रॉब्लम्स थी ना, इसमें ये होता है कि डेट्स का प्रॉब्लम होना, और डबल डेट आ गई, फलाना हो गया, पेमेंट कहीं लेट हो गई, कहीं पे एक ड्रामा किया या फिल्म की अच्छी गई, दूसरी जरा नरम चली गई, तो बड़ी टेंशनें होती हैं। तो मैंने इसे बड़ा समझाया, मैंने कहा बेटा बड़ी मुश्किल फील्ड है, यहाँ रोज मेहनत करनी है, रोज मेहनत कर। क्या था, मुझे 2 साल दे, मुझे 2 साल दे। तो मुझे उससे ज्यादा मुझे टेंशन होती है, कोई उसका ड्रामा चल रहा है या उसकी कोई मीटिंग चल रही है, तो वो अकेला, उसने अभी मैनेजर भी नहीं रखा, खुद ही बात करता है, खुद ही डील करता है। वो एक ऐसे अदारे से, और घर की माँ की परवरिश, वो हमारे बच्चे झूठ नहीं बोलते, झूठ तो हम भी शोबिज़ में नहीं बोलते, सीधी बात करते हैं जी कल शूटिंग हो सकेगी या नहीं, वो काम नहीं हो सकता। तो यहाँ एक थोड़ा सा ये हुआ है कि मैं बीमार हुआ तो एकदम सारी कॉलें आ गई, सुबह शूटिंग नहीं है, तो वो हमने कहा जी कि ये प्रॉब्लम है, ये तो अजीब सा मतलब हुआ कि मतलब कोई यकीन नहीं कर रहा। तो लेकिन ये है कि जब काम किया तो पता चल गया कि यार इनका सही प्रॉब्लम था। तो बाद में पता चला कि एक्टर भी ना झूठ बोल के दूसरी शूटिंग पे चले जाते हैं, इसलिए तो उसमें मैंने कहा जी आप हमें ना रखें, हम जो बात होगी सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। अच्छा, हमें तो एक- काम ही बिल्कुल। यही आता है और यही करना है। ये थोड़ा सा हाँ कल्चर ना दोनों तरफ उसमें अगर टेंशन है। झूठ बोल के करेंगे तो वो झूठ नहीं बोला है, तो इससे अच्छा भी झूठ रैम्बो, नहीं बोला मैंने जाता। मैंने सालों से देखा आपको, इवन दुबई में जब आप शोज में आते थे तो हमेशा आप, साहिबा और निशो साथ होती थी, तो ये आपका इतना तुम्हारा प्यार, रिस्पेक्ट फॉर निशो जी और उनका आपके लिए अभी रिसेंटली लगता है कि जैसे कोई नजर सी लग गई, दूरियां आ गई। नहीं प्यार उसी ऐसा तो तरह नहीं है, प्यार उसी तरह है। हाँ, तो क्योंकि सोशल निशो जी मीडिया नाराज पे- भी रहती हैं कभी, तो ये क्या हुआ है, ये किसकी नहीं, नजर लगी? नाराजगी कुछ भी नहीं है, वो मैडम है, बड़ी हैं, माँ है, बहुत प्यारी है हमारी। उनको कुछ चीज अच्छी नहीं लगी, वो उनकी वो है। उसके अलावा सामने आके हमने कोई बात नहीं की, ना करनी है। वो बड़ी हैं, वो कुछ भी कह सकती हैं, वो कहती रहें। तो बाकी ये है कि जो रिश्ते हैं वो रिश्ते तो हैं ही। एक बात और जो देखिए है, साहिबा भी डिफिकल्ट टाइम से गुजरी है ना उनके फादर की वजह से, और ये तो जाहिर है इतना ऐसे में प्यारा। आपको और बड़ा निशो का मैं बताऊं, मैं इनको देखती थी, मैं कहती थी सन इन लॉ हो ना दामाद, तो रैम्बो जैसा। जितना प्यार इसका मैंने देखा है अपनी नजरों से, आंखों से फॉर निशो जी, तो मैं मिस करती हूँ। मैं चाहती हूँ आप लोग फिर से बिल्कुल, वैसे बिल्कुल, एक कसम से। साथ रहें, एक वैसे ही प्यार से रहें। हाँ नहीं ये मिलती हैं आपस में। ओपन इन्होंने कहा कि जी मैं अब आप कोई बात घर की ना किया करें, बाकी तो सही फोन बात पे बात है, मिलना जुलना है। मिलना जुलना। और ये दूरी इसलिए भी है कि ये अब तकरीबन 1.25 साल तो हो गया है। जनवरी में हम आए थे, बिल्कुल जनवरी फर्स्ट वीक में शिफ्ट हुए थे ये इस घर में, जी सर। जहाँ पे अभी हम ठहरे हुए। फ्लैट है घर, तो ये रेंट पे। तो बस निशो जी को भी बुला लो ना, वो वहाँ के लिए भाई बुला लो। वो अपने वहाँ बिजी रहती हैं, उनकी रोज कोई ना कोई मीटिंग रहती है। हाँ, तो ये हमने भी तो कहा है उनका very अपना active. जाहिर है। और अच्छा। ये जब जाती हैं इसलिए भी वो आपको नजर नहीं आ रहे इकट्ठे गई, तो जाहिर है। अच्छा रैम्बो, आप मुझे बताएं कि बेटियों के बारे में बहुत आप बात करते हैं, मैंने आपको सुना है, और आप ये कहते हैं कि रहमत है बेटी अल्लाह की, और आप उनको किसी के ऊपर जुल्म हो रहा है उसको देखते, तो अभी भी लोग बोझ समझ रहे हैं बेटियों को। ये क्या मुआशरा है? पता नहीं जी ये क्या माशरा है, ये तो बस देख लें।
अब तो बेटियां तो मैं अभी ये एक हफ्ता नहीं हुआ भतीजी ब्याह के आया हूँ। तो हालांकि वो भतीजी वो पिंडी में रहते हैं, मैं इधर, लेकिन रिश्ता तो है ना। तो मैं तो वो वाला बंदा हूँ कि मेरी फैमिली में किसी की शादी हो, रुखसती कोई हो रही होती है, रो मैं रहा आता हूँ, और मेरी बेटियां भी नहीं है। और मैं सच्ची बात एक बात बताऊं, हमारी शादी हुई, मैंने कहा अपनी बेगम से, मैंने कहा बेगम साहिबा मेरी बेटी होगी तो मैं तो रुखसत नहीं कर सकूंगा, मैं तो किसी की रुखसती पे रो पड़ता हूँ, तो मैंने तो अपनी बेटी की बात को बयाना ही नहीं है। मैं ऐसी बातें करता था, वो मुझे अल्लाह ने दी ही नहीं, शायद मैं रुखसत कर ही ना सकता, मुझे क्या हो जाता। सही। चले भाई, बेस्ट ऑफ लक रैम्बो आपके करियर में भी। और अब कराची शिफ्ट किया तो ज़ाहिर है आहिस्ता आहिस्ता एडजस्ट होंगे, रातें जागती हैं कराची। और ड्रामे में बस जो आपकी बेगम और बेटी है ना लालची, ड्रामे में तो है बेटी, और वो भी ऐसी लालची और चालाक और मक्कार कि वाह 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 वाह। क्या बात है, क्या कसर ड्रामों में पूरी हो जाती है ना, ये देखें भी आपकी ये भी लाइफ हो सकती थी किसी की। बट इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू रैम्बो, साहिबा, निशो जी, एहसन, बहुत प्यारी फैमिली, मेहनती फैमिली, और शोबिज़ जो है ना इनके खून में। हाँ सही कह रहा हूँ, कॉमेडी तो खास तौर पे वो जो टाइमिंग है कॉमेडी की। अच्छा, शो का वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है, पता ही नहीं चला। कल नहीं, मंडे को आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना फीडबैक देते रहिएगा। नादिया और ज़ुहैब को इजाजत दीजिए, अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज।